we can hear. चलें, अहमद हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप सबको लाहौर स्कूल ऑफ लॉ की जानिब से खुशामदीद। आज की इस डिस्कशन में हम रेप लॉज से मुतल्लिक बहस करेंगे। हालिया महीनों में कुछ ऐसी तब्दीलियां डेवलपमेंट्स हुई हैं रेप लॉज से मुतल्लिक, जो कि जिन पर बहस हो रही है मुख्तलिफ हलकों में, और ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो तब्दीलियां कानून के स्फेयर में आ रही हैं और नुमायां हो रही हैं, ये किस तरफ हमें लेके जा रही हैं। दो तीन अहम बातें हैं इस सारे कॉन्टेक्स्ट में, और उसमें लाहौर हाई कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है पिछले महीने जनवरी में, वो बहुत अहम है। और उसके अलावा दो ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए पिछले साल नवंबर में, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने काफ़ी तब्दीलियां जो हैं वो प्रपोज की हैं। ऑर्डिनेंसेस हैं वो लैप्स कर सकते हैं 120 दिन के पीरियड के बाद, और अगर उनको कानूनी शक्ल देनी होगी तो वो पार्लियामेंट से उनकी मंजूरी के बाद ही हो सकेगा, लेकिन उन पर बहस होना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि क्या जो कानून में तब्दीलियां मुतारिफ करवाने को प्रपोज किया जा रहा है, वो तब्दीलियां जो है डिजायरेबल हैं या नहीं हैं। और इसके अलावा जो जैसे मैंने जिक्र किया कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जो टू फिंगर टेस्टिंग से मुतल्लिक है, जो रेप की इन्वेस्टिगेशन में एक लाज़िम व मलजूम हिस्सा रहा है गुज़िश्ता 100-150 साल से। क्या वो वर्डिक्ट ऐसा वर्डिक्ट है कि जिससे कि हम कुछ सबक हासिल कर सकते हैं, कुछ मुस्तकबिल के लिए नतीजे अखज़ किए जा सकते हैं। इस मकसद के पेश नज़र इन सब सवालों को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस मुल्क के मायनाज कानूनदान, वोकला और रिसर्चर, जिनमें शामिल हैं समीर खोसा, सहर बंदयाल, फातिमा बुखारी और सारा मलकानी। इनके अलावा हमारे साथ रिसर्चर हैं महलब जमील, जो जेंडर और सेक्सुअलिटी पर रिसर्च करती हैं। मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है उससे, और मैं फॉर्मेट थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता हूं अपनी डिस्कशन का। सबसे पहले हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक कुछ बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, इसके मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं, और मेरी मदद करेंगे उसमें समीर खोसा और सहर बंदयाल। उसके बाद हम जो कवानीन मुतारिफ करवाए गए हैं उनकी जानिब बढ़ेंगे, और उस पर सारा मलकानी, फातिमा बुखारी और महलब जमील गुफ्तगू करेंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस ब्रॉड आउटलाइन से हटके हम कोई सवालात नहीं उठा सकते। यकीनन जो लोग लाहौर हाई कोर्ट के वर्डिक्ट पर बात करेंगे वो कवानीन से मुतालिक भी बात कर रहे होंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है टू फिंगर टेस्टिंग से मुतालिक, वो कवानीन के ही डोमेन से मुतालिक है, और रेप के ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कैसे होती रही है और उस सिलसिले में मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन जो एक बड़ा मरकजी नुक्ता है, मरकजी एक मसला रहा है, वो कैसे डील किया जाता है, और अब हाई कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद उसकी क्या अहमियत है और किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। तो दो तीन बातें मेरा ख्याल है की जा सकती हैं लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुतालिक। एक तो ये है कि इसमें टू फिंगर टेस्टिंग को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए अदालत ने आर्टिकल 14 जो कि डिग्निटी से मुतल्लिक है, और आर्टिकल 9 और आर्टिकल 25 का सहारा लिया है। यानी उनको बुनियाद बनाया गया है कि ये टू फिंगर टेस्टिंग जो है इनकी वायलेशन करता है, और इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लिहाजा इसको ख़त्म कर देना चाहिए। पाकिस्तानी कानून में इस वर्डिक्ट के बाद अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं रही। एक तो ये अहम बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल यानी आईनी पहलू हैं कि किस तरह से
डिग्निटी यानी तकरीम का जो गारंटी है आइन में, उसको एक ग्राउंड बनाया गया है। शायद ये अनप्रेसिडेंटेड हो, पहली मर्तबा ऐसा हुआ हो कि महज तकरीम के ग्राउंड पर एक अहम फैसला दिया गया हो। अच्छा, उसके अलावा जो इस वर्डिक्ट में जो अहम बातें डिस्कस हुई हैं, वो ये भी है कि जो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन है उसके लिए कॉन्सेंट का हासिल किया जाना, विक्टिम के कॉन्सेंट का हासिल किया जाना, इन्फॉर्म कॉन्सेंट का हासिल किया जाना, उस पर एक बहस है। ये दोनों पहलू बहुत अहम हैं, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं जो हम अपनी बहस में लाना चाहेंगे और यकीनन वो आ जाएंगी। वो उनमें से एक तो ये है कि जो मेडिकल लीगल एक्सपर्ट्स थे जो अदालत में पेश हुए, उन्होंने बहुत जोर दिया, इसरार किया कि 2 फिंगर टेस्टिंग जो है वो मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन के लिए रेप केसेस में बहुत ज़रूरी है, और उसको अदालत ने नहीं माना। मैं इसकी तफसील में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे साथ जो शुरका हैं इस मुबाहिसे में हिस्सा लेने के लिए, वो आपको बताएंगे कि अदालत में क्या हुआ। तो हम ये इस फैसले से इस गुफ्तगू का आगाज करेंगे। उसके बाद हम जो कवानीन मुतारफ करवाए गए हैं, प्रपोज किए जा रहे हैं, जिनमें कुछ सजाओं में सख्ती की जा रही है, कुछ प्रोसीजरल जो तब्दीलियां हैं वो मुतारफ करवाया जाना मकसूद है, उन पर बहस की जाएगी। मिसाल के तौर पर रेप के मुतालिक ये कहा गया कि इसकी इन्वेस्टिगेशन एक एसपी रैंक या शायद बीपीएस बेसिक पे स्केल 17 से कम तर के ओहदेदार ने इसकी रेप की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी। जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी कुछ और मखसूस सेक्सुअल असॉल्ट के केसों में। लेकिन एक बहुत ही अहम जो तब्दीली वाकया होने वाली है, जिस पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक इत्तफाक राय कंसेंसस मौजूद है, और वो ये है कि रेप की एक जेंडर न्यूट्रल यानी जिन्स या सिन्फ की बुनियाद पर जो पहले रेप की डेफिनेशन मौजूद है हमारे कानून में, सेक्शन 375 ताज़ीरात पाकिस्तान में, उससे छुटकारा पा लिया जाएगा और नई जो एक तारीफ है रेप की वो मुतारिफ करवा दी जाएगी। तो हम इन सब पहलुओं पर और इनके अलावा और भी जो मुतल्लिका अहम पहलू हैं उन पर कोशिश करेंगे कि अगले 1 घंटे में बहस करें और बुनियादी जो नुकात हैं कम से कम उनको जरूर छू लें। बहस लंबी है, मुझे लगता है कि इसके लिए 3, 4 या 5 सेशन तो कम से कम करने ही चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के लिए अलहदा एक बहस होनी चाहिए और बाकी जो पहलू हैं कुछ उन पर अलहदा। लेकिन यकीनन हम आज कुछ ना कुछ हर पहलू से मुताल्लिक बात कर सकेंगे। Samir, can I request you to start with an overview of the judgment? मुझे एहसास है कि आप बहुत रिलक्टेंट थे कि ख़वातीन की मौजूदगी में मर्दों से राय लेना तो शायद बहुत मुनासिब नहीं लगता, लेकिन मेरा ख्याल है कि हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी जो ख़वातीन ट्रांस और दोस्त हैं वो सब हमें समझाएं और हम इस मसले को, इन कवानीन को, इस जजमेंट को उनसे बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम आपसे कम समझी की बुनियाद पर शुरू कर दें तो मामला आगे बढ़ सकता है। सबसे पहले आप क्या समझते हैं कि जो लाहौर हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है इसमें सबसे अहम पहलू कौन से हैं जो उजागर किए जाने चाहिए आम शहरियों के लिए और जो लॉयर्स हैं उनके लिए भी? थैंक यू असद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आई थिंक आपने जिक्र किया कि लाहौर हाई कोर्ट में बहस क्या हुई थी इस केस के मुतालिक, तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट बात होगी कि जब हमने बहस शुरू की थी तो जज साहिबा ने भी ये कहा था दैट परहैप्स इट शुड बी लेडीज फर्स्ट, and Sahar started the arguments for us, so maybe I'll request Sahar to start on what the judgment was and then I'll add on to whatever was said. ठीक है, चलें, इसका मुझे नहीं पता था, तो सहर, can we request you to start? That's very kind of you, Asad Saab, but I have to put it out there कि समीर की कम समझी का तो सवाल ही नहीं उठता. Sameer argued beautifully in the court and before Justice Aisha Malik, and
I think we need more male lawyers like Sameer to, fight issues like this. So thank you, Sameer, for doing what you did. But I will go ahead and start if you insist. असद साहब, इसके कुछ पहलू पे तो आपने फोकस किया है. एक पहलू ये है कि जैसे आयशा मलिक ने 2 फिंगर टेस्ट को वायलेटिव ऑफ द राइट टू डिग्निटी, right to life and right to equal treatment before the law करार दिया. जो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है इस जजमेंट का, वो ये है कि जज साहिबा ने बहुत क्लियरली अपनी डिसीजन में ये लिख दिया कि एक औरत की पास्ट सेक्सुअल हिस्ट्री या उसका कैरेक्टर बिल्कुल इरेलेवेंट है इस सवाल से कि या रेप कमिट हुआ था या नहीं, या कंसेंट टू द सेक्सुअल एक्टिविटी दी गई थी या नहीं. ये एक पैराग्राफ है जजमेंट में, ये उन्होंने लिखा था, द फैक्ट दैट अ वुमन इज प्रोमिस्क्यूअस और दैट शी हैज अ क्वेश्चनेबल सेक्सुअल हिस्ट्री, दैट इज कंप्लीटली इरेलेवेंट. तो इस पहलू पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह ये 2 फिंगर टेस्ट इस्तेमाल किया गया है हमारी ज्यूरिस्डिक्शन में, वो ऐसा है कि इस टेस्ट के ज़रिए कुछ सवाल उठाए जाते थे एक औरत के कैरेक्टर पर, और फिर कंक्लूड किया जाता था कि ये औरत promiscuous है, therefore she is likely to have consented to the sexual intercourse and therefore no rape has occurred. So ऐसी presumptions को जस्टिस आयशा ने अपनी जजमेंट में कंप्लीटली इरेलेवेंट करार दिया है. और ये जो ब्रॉडर हमारे कल्चर में टेंडेंसी है गुड वुमन बैड वुमन, औरतों को कैटेगराइज करना, उसको भी एक हद तक इन द लार्जर पर्सपेक्टिव भी रिजेक्ट किया गया है. उन्होंने इस बात पे भी फोकस किया है कि ज़रूरी है कि मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन का प्रोसीजर सेंसिटाइज किया जाए रेप विक्टिम्स की नीड से, so that it's a safe, caring environment where a rape victim goes to get treatment and to have a self-examined. And you have, of course, touched upon the question of consent, and just as Aisha elaborated on it, that it has to be informed consent. जब आप medical legal examination को consent देते हैं अपनी खुद या अपने guardian के तहत, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंसेंट कर रहे हैं कि आपके ऊपर ऐसा एग्जामिनेशन की जाए जिसके ज़रिए आपके ही कैरेक्टर के ऊपर सवाल उठाए जाए बाद में. तो बर्डन फिर विक्टिम पे इस तरह आ जाता था 2 फिंगर टेस्टिंग के अंदर. इसको जज साहिबा ने कंप्लीटली अनलॉफुल करार दिया है. एंड आई थिंक नाउ समीर कैन टच ऑन अदर एस्पेक्ट्स और ही कैन डेल्व डीपर इनटू व्हाट आई हैव टच्ड अपॉन. बहुत शुक्रिया. समीर प्लीज. जी, so just to add on to what Sahar has said, मैं 4 बुनियादी points I think बताना चाहूँगा about the judgment. एक ये that the judgment जो है वो 2 finger test से ज़्यादा broad है. I think it's important to point out कि 2 finger test is one form of virginity testing, and जो judgment है that refers to the phenomenon of virginity testing, जिसमें 2 finger test भी शामिल है और hymen testing भी शामिल है, which is an examination of the state of the hymen of the victim to ascertain whether or not she is a virgin or not. So the judgment refers to and deals with both forms of virginity testing, and I think ये एक significant चीज़ है अगर हम जब इस judgment का मुतालिया करें कि वो सिर्फ 2 finger test तक महदूद नहीं है. दूसरी आई थिंक जो उसकी जुरिस्प्रूडेंशियली एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि काफी सारी जो अंडरलाइंग अजम्पशंस थी जिनके बुनियाद पे ये टेस्ट कैरी आउट किए जाते थे, उनको जजमेंट में तफसीली तौर पे डील किया गया है. मसलन सबसे पहली चीज ये थी कि जी इस टेस्ट की रेलेवेंस के हिसाब से ये जजमेंट में जो आलमी साइंसी और तिब्बी माहिरीन की इत्तफाक राय है कि इसकी कोई तिब्बी रेलेवेंस नहीं है. देयर इज नो मेडिकल और साइंटिफिक बेसिस. तो आप ऑन द बेसिस ऑफ द 2 फिंगर टेस्ट इस बात को एसरटेन कर ही नहीं सकते वेदर और नॉट देयर इज प्रीवियस सेक्सुअल हिस्ट्री और नॉट. सो जो आप एसरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी औरत का किरदार कैसा था माजी में, वो आप किरदार इस टेस्ट के जरिए एसरटेन कर ही नहीं सकते. सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बेस्ड ऑन द मेडिकल एंड साइंटिफिक लिटरेचर ग्लोबली जजमेंट में रिप्रोड्यूस करके लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि जी इसकी it's not a reliable basis to ascertain it. So that's the first thing.
The second चीज is इसकी relevance कि अगर कोई तरीका होता भी इसको ascertain करने की तो वो एक रेप के कंप्लेंट को adjudicate करने के लिए relevant नहीं है, ज़रूरी नहीं है. So उस बात पे जो consent की बात आई बहुत तफसीली discussion है and at one point in time it's तो तफसीली discussion इस point पे है कि जी जो माजी का किरदार है एक खातून का वो इस बात की ना कोई गारंटी है ना इसके ऊपर कोई रोशनी डालती है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में अगर एक औरत ने कंप्लेंट किया है कि उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है और उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है तो इससे इस बात पे कोई रोशनी नहीं डलती कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में उनकी मर्जी शामिल थी कि नहीं थी. और ये बात इस बात से भी उसको पे कनेक्ट किया गया है कि पाकिस्तान का जो कानून शहादत है उसमें चंद साल पहले ही आर्टिकल 151(4) था जो कि रिपील कर दिया गया कि एक प्रीवियस इमोरल कैरेक्टर ऑफ अ वुमन इज नो लॉन्गर एडमिसिबल एविडेंस. तो उसके ऊपर बिल्ड करके ये कहा गया कि फर्स्ट इट्स नॉट साइंटिफिक बेसिस टू एसरटेन इट. Second, even if there was a basis to ascertain it, it's not relevant to the issue of whether or not a sexual assault or rape occurred. And चौथी I think जो important बात है वो ये है कि जिस वाजे और तफसीली तौर पे जजमेंट में जस्टिस आयशा मलिक ने इस बात को argue, I would sense, even kiya hai, because I think she's arguing against certain social norms in her judgment. And wo ye hai ki ji ek, she says even the most promiscuous person does not deserve to be raped or to be have had sexual contact without her consent. So the issue that somehow because you have been promiscuous or there's been previous sexual conduct, you are more likely to have consented to a particular sexual encounter, उसको I think बहुत important बात अहम ये बात है कि तफसीली तौर पे डिस्कस किया गया है. एंड आई वुड से दैट इन नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, आपने कहा कि आर्टिकल 14 डिग्निटी की बुनियाद पे शायद ये पहली जजमेंट है, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई थिंक ऑन द क्वेश्चन ऑफ वर्जिनिटी टेस्टिंग, टू फिंगर टेस्ट के ऊपर अगर आप इंडिया की जजमेंट देखें, सुप्रीम कोर्ट की है, बांग्लादेश की जजमेंट देखें और उसके मुतरादिफ आप पाकिस्तान के लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट देखें, तो दिस इज बाय फार द मोस्ट डिटेल्ड वेल आर्ग्यूड जजमेंट ऑन द पॉइंट, because she deals with a lot of the social and legal assumptions that have underlied these tests taking place and surrounding the larger crime of rape and non-consensual sex. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, ये मुझे बताइए, चूंकि आपने बहस की और उस बहस के दौरान फिर सदर जो हैं वो भी पेश हुए और जजमेंट पढ़ने के बाद मेरा ये तासुर था कि ये खास तौर पे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स आए अदालत में उनका इसरार रहा कि हाइमन एग्जामिनेशन और टू फिंगर टेस्टिंग जो है रेप केसों में बहुत जरूरी है. वो क्यों ये कह रहे थे और इसकी क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता था कि अगर उनकी ये बात मान ली जाती? So, मेरा ख्याल है कि कुछ मैं वाजे ये कर दूं कि जो जनरल एक स्टांस लिया गया था वफाकी हुकूमत का और सूबाई हुकूमत का इन अदालती कार्रवाई के दौरान, वो पहले तो ये था कि हम टू फिंगर टेस्टिंग के ख़िलाफ़ हैं और हम खुद भी ये चाहते हैं कि इसको एलिमिनेट कर दिया जाए. उस पे अदालत ने इसरार ये किया था कि अगर तो आप इस प्रैक्टिस के ख़िलाफ़ हैं तो आपने खुद कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की इसको ख़त्म करने के लिए. आपको ज़रूरत नहीं है कि अदालत कोई जजमेंट इशू करे तो फिर इसको आप ख़त्म किए. और वो जो थोड़ा बहुत मुतज़ाद था उनकी अदालत में एक वर्बल जो स्टांस थी और जो उन्होंने तहरीरी जवाब लिखा, वो उस चीज़ में वाज़े होता है कि जो तहरीरी जवाब था उसमें कहीं पे ये बात की गुंजाइश वो फिर भी रखना चाहते थे कि जी किसी टू अ सर्टेन एक्सटेंट वर्जिनिटी टेस्टिंग, हाइमन टेस्टिंग एंड इन सर्टेन केसेस टू फिंगर टेस्टिंग भी बरकरार रखी जाए. तो जब वो चीज़ एक सामने आई तो उस बात से ये आया कि बेसिकली द ऑफिस ऑफ द सर्जन मेडिको लीगल की तरफ से ये ऑब्जेक्शन आई थी कि इस टेस्ट को मेडिको लीगल एग्जामिनेशन के दौरान रखना ज़रूरी है, बिकॉज उनके नज़दीक इससे कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती थी और वो इंफॉर्मेशन में दो किस्म के आई थिंक एक कंस्ट्रेंट है. आई थिंक एक प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट था दैट देयर वाज सम मिसकंसेप्शन that without a forensic examination, without detailed medical examination, through a two finger test and Hyman test, एक आपको इस बात का तायुन करने का
اختیار وہ مل جاتا ہے یا موقع مل جاتا ہے دیکھنے کے لیے کہ جی سیکشول ایکٹیویٹی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. فار ایگزامپل ان دا کیس آف دا ہائمن, دا کوشچن آف ویدر اور ناٹ پینیٹریٹو ایکٹیویٹی ٹک پلیس کا آپ کچھ حد تک تعین کر سکتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل دا ہائمن از انٹیکٹ, then the consequential assumption is that perhaps penetrative activity did not take place. دوسرا ایک objection یہ تھا کہ جی in the case of minors جس میں کچھ طبی آلات اسپیکولم وغیرہ استعمال کرنا زیادہ مشکل ہو, شاید ان کے لیے آسان نہ ہو اس ایگزامینیشن کو, تو ان صورتحال میں through the use of the fingers and testing for the hymen you can ascertain کہ what is relevant information مل سکتی ہے for the عدالت. I think کہ عدالت کا اس کے اوپر آبزرویشن یہ بہت جائز تھی, اور وہ بحث کے دوران بھی آئی, ججمنٹ میں بھی ہے کہ the role of the medico legal officer یہ نہیں ہے کہ وہ عدالت کے لیے تعین کرے کہ کیا اس کیس میں ریپ ہوا کہ نہیں ہوا یا کوئی جنسی زیادتی ہوئی کہ نہیں ہوئی. میڈیکو لیگل افسر کا رول جو ہے وہ اس حد تک ہے کہ عدالت کے پاس وہ انفارمیشن پہنچائی جائے جو عدالت کے لیے یہ تعین کرنے کے لیے آسانی کرے کہ کیا اس کیس میں یہ واقعہ یا حادثہ ہوا کہ نہیں ہوا. So the state of the victim's body, the presence of forensic evidence, injuries in examination. So یہ I think ایک بنیادی رول یا انڈرسٹینڈنگ کی ایک ڈفرنس تھا, where the medico legal officers felt that they had a role in helping the court in ascertaining whether rape took place. And the court was quite clear that your role is to help the court with the state of the body of the victim and the medical evidence that was available, and not to pronounce judgment instead of the court. That is the role of the court on the basis of the information provided the medico legal officer, as well as the examination and the cross examination that takes place during trial. سو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس ججمنٹ کی وجہ سے جو پہلے سے مانے گئے اصول تھے یا تصورات تھے ان کو ڈیمولش کرنے میں مدد ملے گی. صاحب کیا آپ مجھ سے اتفاق کریں گی؟ اور خاص طور پہ آپ نے ریفرنس دیا کانسینٹ, انفارمڈ کانسینٹ کا میڈیکل لیگل ایگزامینیشن کے لیے وکٹم کے, اس سے متعلق بڑی بحث ہوئی ہے اس فیصلے میں. اس پر اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے سمیر بات کر رہے تھے کہ پینیٹریٹو جو پہلو ہے اس کو لے کر کے اور کانسینٹ کو لے کر, یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو ریپ کے کانٹیکسٹ میں بہت ہی دور رس نتائج رکھتی ہیں اس اوفینس کی انڈرسٹینڈنگ سے متعلق. یعنی پینیٹریشن, پینائل پینیٹریشن, اور اس کے متعلق جو اب دنیا میں جتنی بحث ہو چکی ہے کہ اب اس سے آگے بڑھنا ہے اور ڈرفٹ کرنا ہے, we have to drift away from the traditional understanding of rape, and that is where the gender neutral definition in particular comes into this context. تو آپ یہ اگر بتا سکیں کہ اس کے جو نتائج نکلیں گے اس ججمنٹ کے, جتنی اس پر بحث ہوگی, اس پر لکھا بھی جائے گا, اس سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں, اور کیا یہ انفارم کانسنٹ کی جو بحث ہوئی ہے اس ججمنٹ میں, اس کا کیا قانون کے وسیع تر دائرہ کار پر کیا اثر پڑے گا؟ اسد صاحب, ایک تو میں فالو اپ کرنا چاہتی ہوں کچھ پوائنٹ جو سمیر نے ریز کیے, اور وہ پوائنٹ ہے میڈیکل لیگل ایگزامینیشن کے حوالے سے. اسی ایکسچینج میں جو ایکسچینج کورٹ میں ہوا, اینڈ ایون ان دا رپلائی سبمٹڈ بائی دا آفس آف دا میڈیکل سرجن جنرل, ایسے لگا کہ دیر از اے لیک آف امیجنیشن, کہ ان کے حساب سے صرف ٹو فنگر ٹیسٹنگ یا اسپیکولم کے ذریعے ہی پتہ کیا جا سکتا ہے کس حد تک انجریز ہیں وکٹم کی باڈی پر, یا ٹو ڈٹرمن وین دا assault or the penetrative activity took place. مگر ہم نے بہت انٹرنیشنل جورسڈکشن کا بھی معائنہ کیا, اور یہ معلوم ہوا کہ there are other means that can be used to determine these questions. A certain sort of dye can be used to identify injuries. It doesn't have to be invasive. The testing does not have to be invasive. So I think in one way, what this judgment is also doing is sort of pushing forensic science to think beyond the traditional understanding of the modes that can be established or used in these kind of cases. جو آپ نے consent کی بات کی اسد صاحب, it's very important کہ کورٹ نے بڑا کلیئرلی یہ لکھ دیا
کہ وکٹم کی کنسنٹ میڈیکل لیگل ایگزامینیشن کے لیے الگ لی جانی چاہیے. اور انہوں نے ایکچولی جو پرو فارما سبمٹ بھی کیے گئے گورنر پنجاب جو سبمٹ کیے کورٹ کے سامنے ان کا بھی جائزہ لیا اور کہا کہ یہاں پہ جو پروویژن دی گئی ہے کنسنٹ کی اٹس ناٹ کلیئر انف. It should provide separately that this is consent for the medical legal examination, and it should be a separate box that provides کہ یہ medical examination کے لیے ہم consent دے رہے ہیں. So the discussion of consent with respect to medical legal examination was very clear that the victim or the guardian of the victim should be clearly informed کہ کس وجہ کے لیے یا کس قسم کی examination کے لیے consent دی گئی ہے. جو ایک اور پہلو ہے کنسنٹ کا that with respect to the very definition of rape. What is rape? Rape is under the traditional definition existed prior to the 2020 ordinance is penile penetration in the absence of consent. So penile penetration or absence of consent دو major requirements ہیں definition of rape کی. کورٹ نے یہ ایکسپلین کر دیا کہ آپ پرزیوم نہیں کر سکتے پاسٹ سیکشل ہسٹری کو دیکھتے ہوئے یا کوئی عورت کی انیٹمی یا اس کے جینیٹل ایریاز کی انیٹمی کو دیکھتے ہوئے جو اس کی کنڈیشن ہے دیکھتے ہوئے آپ پرزیوم نہیں کر سکتے کہ کنسنٹ تھی یا نہیں تھی. اور اسی چیز کو میں سمجھتی ہوں 2020 آرڈیننس نے کافی ڈیولپ کیا ہے. اگر اجازت دیں میں چھوٹی بات کروں گی اس پہ because I know others will want to talk about it. اس 2020 آرڈیننس میں یہ پرووائڈ کر دیا گیا کہ consent has to be informed. It has to be informed. The ordinance says that. Also, the ordinance says that where the victim is under the influence of any substances such that he or she is unable to consent, the law will presume that there was no consent. ایک اور چیز جو ordinance نے clarify کی ہے وہ یہ ہے that absence of resistance or evidence of resistance is not significant. It does not mean that the victim did not consent. اگر ہم کچھ سال پہلے کچھ ڈیکیڈز پہلے کی ججمنٹس بھی دیکھیں ریسنٹ ججمنٹس بھی دیکھیں اس میں حوالہ دیا جاتا ہے no marks of injury, no evidence of resistance, and then that is sort of plays a role in reaching the conclusion that the victim may have consented. So the 2020 ordinance clarifies completely that any absence of evidence of resistance is not significant in determining whether or not there was consent to the sexual activity. ٹھیک ہے, بالکل, بہت شکریہ سحر, آپ نے بہت تفصیل سے اس کو وضاحت کر دی. میرا خیال ہے اب ہم ڈسکشن کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں اور جو باتیں آپ نے آرڈیننس سے متعلق کی ہیں اس میں کچھ اچھے پہلو ہیں, ایک دو باتیں آپ نے ان کو نمایاں کر دیا, لیکن کچھ کنٹروورسیز بھی ہیں ان قوانین سے متعلق. اور ایک تو یہ کہ یعنی جیسے جو تجویز کیا گیا ہے کیسٹریشن والا جو پہلو ہے, جو سزا تو نہیں لیکن وہ ایک خاص قسم کی صورتحال میں عدالت سے آرڈر لیا جا سکتا ہے کہ اوفینڈر کی کیسٹریشن کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ کچھ اور پروسیجرل اور انویسٹیگیشن سے متعلقہ جو پہلو ہیں ان پر بات کی جانی چاہیے. لیکن میں محلب جمیل کی طرف بڑھوں گا, اور محلب are you there with us? Yes, sir. جی, تھینک یو. جو آپ کے ساتھ ہم یہ بحث کرنا چاہیں گے کہ جینڈر نیوٹرل جو ڈیفینیشن متعارف کروائی گئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا یہ بڑے تعجب کی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک جنرل کنسنسس ہے کہ اب جینڈر نیوٹرل ڈیفینیشن متعارف ہو جانی چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 2013 میں انڈیا میں یہ بحث ہو رہی تھی 2014 میں, تو اس پر بڑی ریزسٹنس نظر آئی ہمیں فیمنسٹ حلقوں کی جانب سے انڈیا میں, اور اس وجہ سے یہ وہاں کے قانون میں ایک نئی تعریف متعارف نہ ہو سکی تھی. لیکن یہاں پر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ویمن ایکشن فورم یا دوسرے اور عورتوں کے حقوق سے متعلق کام کرنے والے گروپ ہیں, ان میں اتفاق رائے ہے. ایک تو یہ سوال ہے کہ کیا ایسا ہی ہے, یہ تعصب درست ہے,
दूसरा ये कि आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जेंडर न्यूट्रल डेफिनेशन को कैसे देखेंगी, उसमें शायद 377 सेक्शन 377 377 जो है पाकिस्तान पीनल कोड का, जो इंडियन पीनल कोड से ही हमने इनहेरिट किया था, उसमें जो स्कोप है लॉ का और जिस तरह से उसका इस्तेमाल किया जाता है, आप इस पर कैसे इसको आपकी क्या राय है? जी, बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छे सवाल हैं आपके। मैं अगेन आई शुड क्लैरिफाई, मैं वकील नहीं हूँ, बस इन मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर रिसर्च करती हूँ, बट आई एम वेरी प्लीज्ड टू शेयर दिस स्पेस विद दीज वेरी इमिनेंट लॉयर्स। और मैं जो अपना जो मेरा इसमें मुख्तलिफ जो तज्जिया है वो मैं अपने जो मुख्तलिफ जो चीज़ों पे रिसर्च करती रहती हूँ उसके हिसाब से ही शेयर करूँगी। तो आपने बात की, पहला सवाल आपका ये था कि जेंडर न्यूट्रल डेफिनेशन। तो आई थिंक इस बात पे भी ये ताज्जुब वाली बात तो ज़्यादा ये है कि 2020 आ गया, 2021 आ गया और अभी तक हमारे जो कानून में रेप की डेफिनेशन थी वो सेक्शन 375 के अंदर was defined as something that a man or a group of men do to a woman or women. So इस डेफिनेशन के अंदर जो है, ये डेफिनेशन बहुत रिस्ट्रिक्टिव थी और इसके अंदर तमाम जो अजसाम के लोग हैं वो उसमें शामिल नहीं थे। और मेरा काम जो है वो ज़्यादातर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से होता है, तो वहाँ पे हमने ये देखा कि ज़्यादातर जो रेप प्रोसिक्यूशंस हैं उसके अंदर सेक्शन 377 का इस्तेमाल किया जाता है। और सेक्शन 377 इज़ द सेक्शन इन पाकिस्तान पीनल कोड ऑन अननेचुरल ऑफेंसेस। यहाँ पर जो है अगेन प्रोसीजरल जो मसाइल आते हैं, इन्वेस्टिगेटिव मसाइल आते हैं, उनका तो एक अलहदा ही एक डिस्कशन है, बट द लैंग्वेज ऑफ द लॉ इटसेल्फ बिकम्स अ प्रॉब्लम because unlike section 375, section 377 does not make any distinction on the basis of consent, और उसकी वेग लैंग्वेज जो है वो अक्सर विक्टिम्स को, रेप विक्टिम्स को जस्टिस प्रोवाइड करने में फेल करती है। तो एक बहुत एक अच्छा स्टेप है, इवन इफ इट्स हैपनिंग थ्रू एन ऑर्डिनेंस, कि रेप की डेफिनेशन को जेंडर न्यूट्रल करने की कोशिश की गई है, क्योंकि anyone can be a rape victim, and that includes men and transgender people and children. And I should clarify here कि जो child sexual abuse के cases पाकिस्तान में वो भी अक्सर सेक्शन 377 के अंदर जो है वो ट्रीट किए जाते थे, और वहाँ पर भी जो है 2016 में जो एक अमेंडमेंट आई क्रिमिनल लॉ में, जिसके तहत 377A और 377B के सेक्शन ऐड किए गए, उसके बाद जो है कुछ ईजी हुआ उस चीज़ को फैसिलिटेट करना। उससे पहले जो है वो लॉ इस हवाले से थोड़ा वेग था। इसी डिस्कशन को जो है मैं आपके दूसरे सवाल की तरफ लेके जाती हूँ कि इस ऑर्डिनेंस की या इस ब्रॉडर डिस्कशन में रेप की डेफिनेशन को जेंडर न्यूट्रल करने के लिए उसकी सिग्निफिकेंस को समझने के लिए ज़रूरी ये है कि हम समझें कि हमारा एग्जिस्टिंग लॉ जो है वो क्या कह रहा था, उसमें कमियां क्या थी। तो थोड़ा सा मैं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टाइप में दे देती हूँ कि जब बरे सगीर में कॉलोनियल दौर में बरतानवी राज में जो है एक कोडिफिकेशन का प्रोसेस जब शुरू हुआ, तो it's very important to understand the kind of state of mind that the society, that the people, the lawmakers in general had at the time, right? So हम बात कर रहे हैं उन पीनल कोड्स की जो जिनकी ड्राफ्टिंग जो है लॉर्ड मैकॉले ने 1835 से एक्चुअली शुरू कर दी थी, लेकिन वो पास जो है वो 1860 में जाके होते हैं, राइट? तो इसमें ये वो दौर है जहाँ पर एक पैनिक का एक माहौल है, राइट? एक पॉलिटिकल पैनिक का माहौल है। 1857 के रिबेलियन के बाद जो है एक स्टेट के इंटेलिजेंस सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम कंप्लीटली फेल कर गए हैं, राइट? एंड देयर इज दिस एक तारीखदान है एन लॉरा स्कॉलर जो एक इबारत इस्तेमाल करती हैं, एपिस्टीमिक एंग्जाइटी, यानी कि इल्म से मुतल्लिक एक बेसिक एंग्जाइटी जो है वो स्टेट ऑफिशियल्स के अंदर है कि वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस सोसाइटी, वी डोंट नो एनीथिंग about these natives, right?
So when there is an information crisis, it is a very ripe ground for moral panics to emerge. And उस टाइम पे बहुत सारे moral panics सामने आए, जिनमें से मिसाल के तौर पे एक prominent panic ये था कि जो settler women हैं, the white women, may be raped by the native, right? So the idea at the time in the medical discourse as well as the legal discourse was the white woman is in danger and she needs to be protected from this barbarian, this monstrous sexual native, right? And if you observe the cultural imagery of the time, तो उस वक्त जो magazines वगैरह थे या जो publications थी, उसमें भी जो साम्राज्य, जो बरतानवी साम्राज्य है, उसको एक औरत के जिस्म से तशबीह दी जाती थी कि वो औरत का जिस्म जो है वो अंडर अटैक है. और इस तरह के कई रेप केसेस जो थे जिसमें ना सिर्फ white women but also native women were raped, were used as an evidence to forward this moral panic, right? लेकिन इसके साथ साथ एक और moral panic जो थी वो थी about sexual perversity, कि यहाँ पर कुछ ऐसे groups हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें sexual perversity बहुत ज़्यादा है, and sexual perversity was defined in very broad ways, right? So the colony was seen as a site of moral infection, ठीक है, कि यहाँ पर and notice the term infection, कि यहाँ पे morals के हवाले से infection है और यहाँ पे इस infection को ख़त्म करने की ज़रूरत है और वो infection कानून के ज़रिए ख़त्म हो सकता है. तो उस टाइम पर जो है कुछ ऐसे कवानीन लेके आए गए जो कि जैसे कि कंटेजियस डिजीजेस एक्ट था, जिसके तहत जो प्रोस्टिट्यूशन है, फीमेल प्रोस्टिट्यूशन है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई और डिलिबरेटली उसको हेल्थ के साथ, डिजीज के साथ लिंक किया गया. इसी तरह से जो एक साथ में एक और डेवलपमेंट थी वो थी कि जो जिनको आज हम ट्रांसजेंडर कहते हैं या उस जमाने में हिजड़ा ग्रुप्स जिनको कहते थे, उनको कंट्रोल किया जाए बिकॉज they are the source of unnatural offenses. Now there is an entire history behind how this trope was constructed in the law, जिसको जहाँ के जो colonial explorers आते थे, they used to call this the sotatic zone, the zone of sodomy, या फिर इनको जो है अगर वो sodomy का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे तो they would call these the special oriental vices. And there was this entire orientalist discourse जिसके तहत जो है जो unnatural offenses हैं, sodomy है, anal sex है, उसको कॉलोनी के लोगों के साथ एसोसिएट किया गया, right? So चूंकि अब यहाँ पर sexual perversity ज़्यादा है जो कि colonial एक imagery है और एक बहुत ज़्यादा panic है कि जो colonial soldiers हैं वो हिजड़ा ग्रुप्स के पास जाकर जो हैं वो sexual services ले सकते हैं, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी था कॉलोनाइजर्स के लिए. तो उसके लिए फिर उन्होंने अननेचुरल ऑफेंसेस का जो सेक्शन था उसके ऊपर एक उसको ऐड करने की कोशिश की. तो एक्चुअली में इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि 1835 से जब इसकी लॉर्ड मैकॉले ने जब ड्राफ्टिंग शुरू की तो उस वक्त जो है they didn't even want any sort of words related to sodomy to come into the law. मैं यहाँ पे आपके साथ जो है ना अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, तो मैं एक लॉर्ड मैकॉले की जो है कोट आपके सामने होपफुली होगी, जिसमें वो कहते हैं जी कि क्लॉज 361 and 362 relate to an odious class of offences respecting which it is desirable that as little as possible should be said. And the gist of the quote is कि हम इस चीज़ पर बात भी नहीं करना चाहते कि हमारे बात करने से कहीं ये पब्लिक डिस्कशन का मौजू ना बन जाए. तो और क्लॉज 361 and 362 इज रेलेवेंट बिकॉज उस टाइम पर जो है जो ओरिजिनल ड्राफ्ट था इंडियन पीनल कोड का, उसमें जो अननेचुरल ऑफेंसेस के सेक्शन थे वो क्लॉज 361 and 362 के तहत थे, जिनकी ओरिजिनल लैंग्वेज कुछ इस तरह से थी कि whoever intending to gratify unnatural lust touches for any other purpose. So any sort of offending touch would be considered an unnatural offense. तो यहाँ पे penetration का या anal sex का या sodomy का कहीं जिक्र नहीं किया गया था. लेकिन जब 1860 में जब criminal procedure code और criminal laws जो हैं वो finalize किए गए, तो तब इसकी जो definition थी उसको थोड़ा सा बदल दिया गया और उसको carnal intercourse against the order of nature का जो है वो अल्फाज उसके लिए इस्तेमाल किए गए और explanation में कह दिया गया कि penetration is sufficient to constitute the offense under this section. Now,
once again, the language of the law was kept deliberately vague because the idea at the time was कि हमने इस offense को ही सिरे से खत्म करना है. While the concern at one hand was कि हमें rape यहाँ पे जो unnatural rape जो है उसका offense भी होता है, लेकिन सिरे से ही जो ये एक practice है sodomy की, चाहे वो consensual हो non consensual हो, वो इतनी खौफनाक और इतनी भयानक है कि उसको खत्म करना जरूरी है. तो इसलिए इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी वेग हो गई. लेकिन अब जब लॉ की लैंग्वेज वेग है तो ये फिर आगे जजेस के ऊपर आया कि किस तरह से जो है इसको इंटरप्रेट किया जाए. और यहाँ पे ये भी मेरे ख्याल में जो है वो बताना जरूरी है कि जो इंडिया में जो पिनल कोड बना, दैट वाज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अटेम्प्ट at codification which then transported to other colonies. तो अगर आप देखें तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो है जो अननेचुरल ऑफेंसेस का सेक्शन था, वहां पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो थे कार्नल नॉलेज ऑफ हिम और अदर अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ नेचर. तो यहाँ पे जो है कार्नल इंटरकोर्स की जगह कार्नल नॉलेज की टर्म इस्तेमाल की गई. इसी तरह युगांडा में, नाइजीरिया में भी जो है जो कोड्स पिनल कोड्स में जो अननेचुरल ऑफेंसेस के सेक्शन थे उनको कार्नल नॉलेज के नाम से जो है वो आइडेंटिफाई किया गया, या फिर ग्रोस इंडिसेंसी के नाम से जो है उनको किया गया. Now it fell on the judges to interpret it as they wanted to interpret it, right? So अब इसके नतीजे में जो है कुछ मुख्तलिफ जो है पूरा एक डिस्कोर्स बना. तो उसके अंदर से मैं जो 3 मेन जो अहम पहलू हैं उनके ऊपर मैं बात कर लेती हूँ और फिर आई विल कंक्लूड माय डिस्कशन सो दैट पीपल हैव सम सॉर्ट ऑफ leads to look further on this issue. तो जो पहला था वो ये था कि बॉडी के ऊपर फोकस किया जाए कि जो सॉडमी का ऑफेंस है वो बॉडी के ऊपर किस तरह से एक्ट करता है. तो आप समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट एक ऑब्सेशन जजेस की बन गई कि किस तरह से जो है हम सॉडमी का ऑफेंस जो है वो बॉडी के ऊपर हुआ है उसको प्रूव कैसे करेंगे, राइट? तो एंड दैट ऑब्सेशन लेड टू डिस्कशन ऑफ especially the discussion of the anus and how the offense of sodomy can be proved by examining, by a physical examination of the anus, right? So the source of evidence here was a specific body part जिसको हमें जो है वो किसी तरह से रेप की एविडेंस के लिए इस्तेमाल करना है या अननेचुरल ऑफेंस की एविडेंस के लिए इस्तेमाल करना है, शुड हैव, राइट? सो यहाँ पे मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट केस में शेयर कर देती हूँ जो कि विच वाज जिसकी 1884 में जो है वो ये केस चला था जो कि खैराती नाम के एक हिजड़ा के ऊपर चला था. और ये जो खैरात मांगने वाला, that's the only way that's been this person has been identified in the judgment. और ये जजमेंट जो है ये काफी देर तक उसने सेक्शन 377 की जो इंटरप्रिटेशन थी उसको डिफाइन भी किया. तो हुआ ये कि जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो सेशंस कोर्ट थी वहां पर एक हिजड़ा खैराती नाम का जो था उसको अननेचुरल ऑफेंस के तहत जो है उन्होंने जेल सजा सुना दी. लेकिन जब ये कोर्ट अपील्स के लिए हाई कोर्ट में गया तो वहां पर इस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया गया. लेकिन साथ साथ दिस जजमेंट वाज वेरी टेलिंग बिकॉज वहां पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो ये थे कि ऑन एग्जामिनेशन खैराती वाज शोन टू हैव द कैरेक्टरिस्टिक मार्क ऑफ अ हैबिचुअल कैटामाइट. Now, catamite again is another term that is used for sodomite, but somebody who's engaged in habitual sodomy, that's the term that's used for them. And the sign was the distortion of the orifice of the anus into the shape of a trumpet. Now, this is a very interesting sort of elaboration. Trumpet wo baja hota hai jo musical instrument hai, and in fact one of the researchers was prompted enough to say that this rather musical anus captured the imagination of the colonial mind for quite a long time, and in fact still does in the law. So जो उस anus की सिर्फ एक शक्ल देख लेने से जो है एक उन्होंने medical testimony दी कि ये this person is a habitual catamite and a sodomite, or because जो है there is sign of herpes around the anus as well, therefore it is easily proven कि ये इसने जो है ये वाला ऑफेंस पहले भी किया है.
तो and again the offense was that this person has enabled another person to commit the act of sodomy on them, right? So Khairati was this hijra who was arrested from her village, जहाँ पे वो कुछ औरतों के साथ जो है वो नाच गा रही थी और अपना एक रिचुअल था कम्युनिटी का वो कर रही थी, और वहां से जो है उसको, चूंकि उसने फीमेल कपड़े पहने हुए हैं और चूंकि ये एक ट्रोप बन गया है कि जो हिजड़ा कम्युनिटी है वो सॉडमी के ऑफेंस में इन्वॉल्व होती है, तो इस बेसिस के ऊपर अरेस्ट किया गया. लेकिन इलाहाबाद कोर्ट ने जो है वो जजमेंट इस बात पे वेकेट कर दी कि एग्जैक्ट टाइम एंड प्लेस जो है उसकी नहीं पता कि ये कब सॉडमी का ऑफेंस हुआ था, therefore there is no legal basis, but the court does applaud the practice of the administration to curb these disgusting practices, right? So once again the idea was कि जो पेनिट्रेशन का अमल कर रहा है किसी पे, सिर्फ वो नहीं, लेकिन अगर कोई इसको इनेबल कर रहा है by being the passive recipient, then even they are liable for punishment. Now there is an entire history of medical science behind just this justification, right? So मैं again उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाती, लेकिन मैं आपके साथ ये ज़रूर शेयर कर देती हूँ कि जो ऑगस्ट टॉर्ड्यू जो एक फ्रेंच फोरेंसिक डॉक्टर थे, he was considered one of the biggest authorities at that time. So he came up with one of the ways to identify कि कौन किसके ऊपर सॉडमी का ऑफेंस हुआ है या कोई हैबिचुअल सॉडोमाइट है या नहीं है. तो वो एक जो एक लफ्ज बड़ा मुझे फनी सा लगता है वो इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड द infundibuliform. So this was a word that was specifically used to describe the anus of a habitual sodomite, right? And what it essentially means is कि funnel shaped, उसकी शक्ल जो है वो conical अगर हो जाती है, तो therefore it means कि उसने sodomy का जो है वो act में वो मुर्तकिब हुआ है. Now once again there is this is the hallmark of this 19th century state scientism, जिसके अंदर this entire medical discourse is constructed on the basis of very little evidence in fact, जिसके तहत जो है वो कुछ जो biases हैं उनको negatively prove किया जाता है, right? So again this is from the civil surgeon of Ludhiana, and he wrote this entire part on the strictures on sodomy in the Indian Medical Gazette, and he's once again focusing on the exact shape and the disposition of the anus to somehow prove कि you know by looking at an anus you can prove कि whether this person is a habitual sodomite or not. इसी तरह से जो नॉर्मन शेवर्स हैं, he wrote the Indian manual on medical jurisprudence for India, जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली हैबिचुअलिटी के ऊपर जो है काफ़ी रेप के केसेस में जो है बात की. तो रेप का जो पूरा एक सेक्शन है वो मैनुअल के अंदर फ़र्क है, और एक जो सेपरेट सेक्शन है ऑन अननेचुरल ऑफेंसेस, वहाँ पर जो है उन्होंने हैबिचुअल सॉडमी का जिक्र किया, और वो भी इसी जो पिछली जो जॉन्स्टन सिविल जो सर्जन थे उन्हीं की डिस्कशन को आगे लेके चलते हैं कि जस्ट बाय लुकिंग एट द एनस यू कैन प्रूव कि दिस पर्सन वाज अ हैबिचुअल सॉडोमाइट. सो इस मेडिकल साइंस के साथ जो है वो एक जजेस जो हैं वो इंटरप्रेट करना शुरू कर देते हैं लॉ को, सेक्शन 377 को, और by 1925 and again a very important case खानू versus एम्प्रेस, जिसमें जो कि एक रेप केस था, जिसमें एक शख्स ने एक माइनर को रेप किया था, और उस पे जो है वो ओरल पेनिट्रेशन का जो है वो अमल किया था. तो उसमें जो है उन्होंने इस सेक्शन 377 को मजीद एक्सपैंड कर दिया ये कहने के लिए कि इसमें सिर्फ एनल सेक्स नहीं बल्कि ओरल सेक्स भी शामिल है. इनफैक्ट किसी भी तरह का सेक्सुअल इंटरकोर्स जिससे रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है वो अननेचुरल सेक्स है, और वो अननेचुरल सेक्स ऐसे भी हो सकती है कि अगर आपने मिसाल के तौर पे एक जो उस टाइम पे बड़ी इंटरेस्टिंग जो जजमेंट्स में देखने को मिली थी, आई अपोलोजाइज दिस इज अ लिटिल बिट एक्सप्लिसिट, बट थाई सेक्स, यानी कि अगर आप अपनी टांगों को इस तरह से इस पोजीशन में रख लें कि वो पेनिट्रेशन को इनेबल कर दे,
تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی unnatural offense ہے کیونکہ اس سے reproduction نہیں ہو سکتی, تو therefore it's an unnatural offense. تو جو خانو versus Empress کی جو Emperor کی جو judgment تھی, that expanded the scope of section 377. Now all of this when it comes together, so this is how section 377 has been interpreted broadly. اور پاکستان کی ہسٹری میں بھی جو ہے I think one important judgment is Mohammadin versus State, جو کہ 1981 میں ایک ریپ کیس تھا جس میں 2 لوگوں پر جو ہے وہ الزام تھا کہ انہوں نے ایک اور شخص کا ریپ کیا ہے. 2 آدمیوں پہ الزام تھا کہ انہوں نے ایک اور آدمی کا ریپ کیا ہے. تو وہاں پر بھی جو ہے اس بات پر اس چیز کو ڈسمس کر دیا گیا کیس کو کہ جو وکٹم ہے, جو alleged وکٹم ہے, he appears to be a habitual passive agent of sodomy, and just by looking at the body part, the anus of that victim, they decided کہ this person is a habitual sodomite, اور یہ پہلے سے یہ کام چونکہ کرتے آ رہے ہیں, therefore ان کا جو کلیم ہے ریپ کا اس کو نہیں مانا جا سکتا ہے. تو اینڈ ونس اگین یہ جو میں نے آپ کے ساتھ جو ارلیئر مینولس شیئر کیے کلونیل ٹائمس کے, ان کے اوپر پھر مزید میڈیکل جیورسپروڈنس اس طرح سے بنی ہے کہ جو وہاں پر جو ہے وہ اس طرح کی فزیکل ایگزامینیشن کر کے ڈٹرمن کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے یہ ایک شخص جو ہے وہ ہیبیچول سوڈومائٹ ہے. تو ایک تو یہ فوکس تھا بہت زیادہ باڈی پارٹس کے اوپر. دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ جب ونس اگین آئی شیئرڈ ود یو کہ 1884 کی جو ججمنٹ ہے وہاں سے پھر بھی ایک اسپیسیفک ایکٹ آف سوڈومی تو پتہ نہیں چل سکا, تو اس کو مزید ایکسپینڈ اس طرح سے کیا گیا کہ کہا گیا کہ not just looking at the body parts but the behavior and the mannerism of the person as well. So a link was created between effeminate behavior and sodomy. And again there was entire this medical science to prove کہ کس طرح سے جو لوگ زنانہ ہوتے ہیں, جن میں جو ایسے مرد یا جو ایسے انٹرسیکس لوگ جو ہیں, جو بین صنفی لوگ ہیں, ان کے اندر اگر زنان پن کی قوتیں ہیں تو وہ جو ہیں they are more likely to engage in sodomy, they are more likely to be the passive agent of sodomy, right? And because the idea is to basically eliminate this offense to begin with, so what they try to do is they create this link between effeminacy and sodomy, and therefore construct this entire trope of the sodomite. And then through that they begin to prove کہ جو لوگ habitually ان کاموں میں مرتکب ہوتے ہیں they are the catamites or the habitual sodomites. اور چونکہ سب سے ایزی ٹارگیٹ جو تھا ان کے لیے وہ ہجڑا کمیونٹی تھی, کیونکہ اس کے ساتھ پروسٹیٹیوشن کو لنک کرنا, اس کے ساتھ جو ہے وہ سوڈومی کے ایکٹ کو لنک کرنا اتنا آسان تھا, تو وہ جو ہے اس کو لنک کر کے ہیبیچول سوڈومائٹ کی کیٹیگری بنا دی گئی. اور وہ ہیبیچول سوڈومائٹ واز ون آف دا کیریکٹرسٹکس آف بینگ اے ہیریڈیٹری کرمنل, جو کہ 1871 کا جو کرمنل ٹرائبس ایکٹ تھا اس کے تحت جن کو آؤٹ لا کیا گیا. So being a hereditary criminal meant that you were criminal by birth. There were certain communities that were criminal by birth, and one of the reasons that made them criminal was that they are habitual sodomites. So section 377 has been historically read as a way to basically associate the hijra or the transgender community with the offense of sodomy, and because they have these behaviors, these mannerisms which are very not very acceptable for the respectable society, therefore they are more likely to engage in this offense. اب میں آخری جو بات کروں گی وہ صرف مختصر کروں گی اپنی بات کو, وہ ہے کنسنٹ کے اوپر, کہ کنسنٹ کے اوپر جو ہے اس میں کیوں نہیں جو ہے وہ ایک چیز ڈالی گئی تھی. اس کی مین جو وجہ ہے وہ یہ تھی کہ جو کیا کہتے ہیں جو ایک the offense of carnal intercourse against the order of nature was so horrifying to imagine. The idea was that it violates the physical integrity of the body, whether it is consensual or not. No sane person, no respectable person, and you can continue with that, would agree to such an offense unless
they are themselves sexually perverse. So the question of consent was completely thrown out of the window. But once again, as we know, there are debates within such. There is no singular opinion, right? So there were lawmakers who said, what if the act is forcible? What if somebody is being raped? So the word voluntarily was added to section 377 to indicate कि किसी ने अगर किसी पर जबरदस्ती ये अमल किया है तो उसकी वजह से जो है उसको सजा हो सकती है. So in theory the law was supposed to provide justice to the rape victims, but in practice what had happened was कि because of the kind of medical jurisprudence that developed along with it, जिसके अंदर habituality के trope को बड़ी specifically develop किया गया और फिर उसकी एक पूरी medical थ्योरी बनाई गई कि किस तरह से जो है वो आप देख के जो है अंदाजा कर सकते हैं कि कोई habitual sodomite है कि नहीं है. तो उसके तहत जो है वो getting justice for rape under section 377 almost became impossible because what it did was it ensured कि अगर आप रेप के क्लेम के साथ भी जाते हैं सेक्शन 377 के तहत आप जस्टिस लेने जाते हैं तो अगर आपके ऊपर किसी तरह से भी हैबिचुअलिटी का इल्जाम पूरा हो जाता है कि आपने तो पहले भी ये ऑफेंस किया हुआ है, then आपका रेप का क्लेम तो ग्यास हो गया. You also get prosecuted under the same law for enabling this crime, right? So it's important to understand that section 377 was not organized around the axis of consent or non-consent. The idea was to essentially create a law that enables broader outreach, broader control over this over certain communities, and in order to eliminate the offense to begin with. So while in theory the law is supposed to provide justice to child rape victims and male rape victims, and well, the colonizers were not very sympathetic to the transgender, but still, like, if the Pakistani state claims to be, so section 377 जो कि वैसा ही चलता आ रहा है, if the idea is to provide justice to rape victims under that language, it's not possible because there is this entire history of habituality जिसके तहत section 377 को interpret किया जाता है. So while on the one hand section 375 and 76 develop in a way कि जिसके अंदर जो है वो फीमेल रेप विक्टिम्स को जस्टिस इस तरह से नहीं दी जाती कि प्रोसीजरल इसमें इस तरह की चीजें लेके आई जाती हैं, हैबिचुअलिटी का ट्रोप कंसिडर किया जाता है. सेक्शन 377 की जुबान के अंदर ही, सेक्शन 377 की इंटरप्रिटेशन के अंदर ही हैबिचुअलिटी के एलिमेंट को इनले कर दिया गया. तो और आज भी अगर आप देखेंगे तो अगर कोई भी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का शख्स पुलिस स्टेशन में जाता है रेप के क्लेम के साथ, तो सबसे पहला उनको जवाब यही मिलता है, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ काम ही यही है, आप लोग तो काम ही ये आप करते हैं, आप लोग तो हैं ही prostitutes, आप लोगों के तो आपका कैसे रेप हो सकता है, right? And this is something that is very well documented, and I've come across many such cases during my research with the community in which they either chose not to report, and if they did choose to report, the immediate excuse was कि आपका कैसे रेप हो सकता है, आप लोगों का तो काम ये है, यानी the implication being that you are habitual sodomites, right? And this is still how the law is interpreted, and which is why once again when we come to I've come from a very like roundabout and long way to come to the ordinance in 2020 कि यहाँ पे gender neutral definition का होना इसलिए बहुत जरूरी है. The idea with separating the offense of rape on the basis of bodily orifices was to specifically control and persecute certain communities, right? And it was emerging from certain anxieties of the time. But I should hope that we have reached a time in history where we can actually do away with these kind of medical tropes जो कि इस rhetoric को support करते हैं कि एक so called habitual इंसान है जो कि और उसका रेप नहीं हो सकता है. इसलिए जो सेक्शन जो ऑर्डिनेंस आई हैं उसके hope that it would be easier for transgender persons and for men to achieve justice for rape. But once again, we know that there are many issues at behavioral level.
पुलिस थानों के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके तहत जो है इस मसले को टैकल करने में बहुत टाइम लगेगा. So I apologize for taking up so much time, but I just thought कि इस पहलू को भी उजागर करना चाहिए because इस पे डिस्कशन बहुत कम होती है. बहुत बहुत शुक्रिया महलब, ये बहुत ही एनलाइटनिंग डिस्कशन है. आपने जो जिस तरह से हिस्ट्री को बहुत मुख्तसर अंदाज में बयान किया है, मतलब टाइम आपने ज़्यादा ले लिया लेकिन अच्छा किया. और जो आखिर में आपने बात की है कि बिहेवियर का तब्दील होना और कुछ और बहुत से जो सिस्टम के अंदर बायसेस हैं उनको देखने की भी ज़रूरत है. और इसी गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाते हुए मैं सारा और फातिमा की तरफ बढ़ूंगा, जो दोनों बहुत देर से हमारी गुफ्तगू हमारे उन सवालों का इंतजार कर रही हैं जो कि इन ऑर्डिनेंसेस के जो ब्रॉडर स्कोप से मुतल्लिक हैं. फातिमा ने हालिया बरसों में काफ़ी तहकीक भी की है, एक रिसर्च स्टडी भी शाया हो चुकी है जो कि जिसमें उन्होंने ज़िला लोधरा का जो है वहाँ पर रेप से मुतल्लिक जो मसाइल हैं उसकी प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन से मुतल्लिक उस पर तहकीक करके एक पेपर लिखा हुआ है. उस पर हम बात करते हैं. सारा भी बहुत अरसे से जेंडर बेस्ड वायलेंस से मुतल्लिक बहुत उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रही हैं, कुछ केसेस कर भी रही हैं ज़ाती तौर पर. तो अगर हम आगे बढ़ें और ये समझने की कोशिश करें कि किस तरह से इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में जो तब्दीलियां लाने की कोशिश की जा रही है इन नए ऑर्डिनेंसेस के जरिए, वो मददगार साबित होंगे रेप की बेहतर इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन में. तो मेरा ये सवाल होगा फातिमा, अगर आप इस सवाल से शुरू कर सकें कि आपकी स्टडी क्या थी और किस तरह से आप देखती हैं मौजूदा जो तजवीज़ करदा जो ऑर्डिनेंस है उनको. Thank you, Asad Saab, and thank you to the other colleagues, especially Mehlib, for sharing very interesting research. I think some of those themes are very relevant to how rape is perceived, how institutional actors have internalized it. So all of that is extremely relevant. जो हमारी रिपोर्ट है, basically to tell you very briefly about it, हमने research जो collect करते हैं prosecution departments under their research initiatives, उसको basically use किया. So we reached out to the prosecution department in Punjab and asked them कि आपके total rape के कितने cases आए हैं reported in 2016 and 2017. We assessed the numbers of that, which was 5,852 as per their reports. And of course, there's a large dark figure in this, though this is just what the data they have. On the basis of that, we asked them कि अच्छा इसमें से convictions कितने हैं, acquittals कितने हैं. And convictions based on that time frame, which is of the sample of our study, the convictions were 200 or so, and the acquittals were 5,636. So that meant is 96.3% of the cases for that year, which if you want to look broadly, is 3 out of 4 cases resulted in acquittals for reported cases. अब इसमें एक large number हमारी study में we found out was because witnesses resiled at some process during the case. Either they said कि हमने ठीक से देखा नहीं accused को, उसकी muffled face थी, respectables of locality ने कहा, हमें assure किया है कि वो नहीं था. There are different reasons like that we assessed in different judgments. So we looked at this data and then identified कि maximum number of acquittals किस jurisdiction में थे पंजाब में, and we found out a much greater propensity in southern Punjab. और उस basis पे based on किस district में highest acquittals हैं in 2016-2017, we identified Lodhra. और लोधरा के trial court से we gathered 63 judicial files to assess different evidentiary gaps for complainants of rapes, where we looked at procedural aspects कि FIR कब हुई, medical examination कब हुआ, उसका process क्या था, और judges ने इन सारी aspects को कैसे assess किया है, कैसे reflect किया है अपनी judgment में, and to what extent different aspects have contributed to their
to their judgment in favor of an acquittal versus a conviction. So this is the broader, scheme of our report, and basically just to document implementation gaps. तो जब हम नई ordinances की भी बात करते हैं, which I think is, has great new developments in it, and I think reinforcement of old provisions to 2016 की amendment में थी, वो भी बहुत important है. लेकिन one of the concerns that I have based on my experience with this research and just in terms of the practice of it all is that there is a huge gap in our context, not just in our context, also in other contexts, but also in our context in particular, between what the law is और उसकी practice क्या है. तो ये सारे factors को हमारी research देख रही थी primarily. So if I can just briefly explain on some of these ideas. So we found out कि although 2016 की जो amendments थी जो मतलब codify करती हैं some important provisions with regards to protections for witnesses, victims, also trial in camera, right to legal representation, enhanced punishments for officials that do defective investigation, एक process medico legal process भी detailed है जिसमें आपको कुछ चीजें record करनी है जैसे age of the victim, clear reasons for each conclusion. But in practice, in none of our judicial trials that we reviewed, वो सारे processes follow नहीं हो रहे थे. Age नहीं record हो रही थी और often of the victim, and when we corroborated that with the surgeon medico legal, उन्होंने कहा अक्सर तो हम ये करते ही नहीं हैं. Lots of women, lots of female girls, they don't have ID or related documentation. So at the time of the medical examination, there's just a speculation कि क्या उनकी age होगी. And if you are not recording the age, so you can just imagine कि आप consent किस तरह से assess करेंगे, especially in the context of minor. Our peer judges also are not flagging this and taking this up. So there were lots of these kind of discrepancies that we assessed. So one of the key gaps, I think largely, which is something that I think we need to also be cognizant of at the outset while we start looking at advocacy and how to move forward with the new developments, both in terms of the case और जो हमारी ordinance के जरिए आई हैं, कि इस law की implementation को हम कैसे ensure करेंगे और कैसे हम इसको ensure करेंगे कि trial court judges, criminal justice के stakeholders, police, medical legal examiners are first able to know the law, क्योंकि हमारी research के मुताबिक 2016 amendments were not known. 2017 के cases में जो process adopt किया जा रहा था, जो judgments की language थी, it did not show कि 2016 की amendments की knowledge थी उन actors के पास और ना उस पे reliance थी. तो जब भी कोई नया law आता है, तो we also need to simultaneously envisage कि there needs to be capacity building, proper training of that law. और अगर हम मेडिको लीगल ऑफिशियल्स की बात करें तो हमने जितने भी इंटरव्यूज किए अपनी रिसर्च पे उसमें one thing that we came to identify was कि medical legal officials don't necessarily think that the law is relevant to them. What is relevant to them is the medical legal practice as provided in or as passed down, by doctors जो उनके teachers थे, doctors जो उनके seniors हैं. और जो law है, that is with the police and with the judges, लेकिन जो law में changes हैं, they don't think is directly relevant to them. So it's really about कि हमें क्या सिखाया गया, हमें क्या बताया गया. और another concern that I do want to point out is क्योंकि हमारे case में हमने देखा 57% of cases में medical legal examination की information नहीं available थी on file, which means कि it didn't really take place. In about 70% of cases or so, we saw that medical examination took place after 72 hours with extreme delays, noted on average. तो ये सारी चीजें मतलब पहले से covered हैं 2016 के amendments में, लेकिन जब आप practice में देखते हैं तो वही gaps नजर आ रहे हैं. So I think that I also kind of preempt a similar thing happening with the new provisions unless a serious effort is taken to bring all stakeholders involved in serious capacity building, serious training, serious awareness on what the key provisions are और इनको practically आपने implement किस तरह करना है. अब जैसे for example, ये बहुत ज़रूरी है और ये judgment भी और ordinance भी reflect करती है कि किस तरह हमारा जो medical legal process है उसको in line होना चाहिए international best practice के हवाले से और they need to work on this. लेकिन
barring that, अगर इस तरह की कोई serious trainings नहीं होती जहाँ पे आप build capacity करते हैं कि forensic medicine, forensic pathology क्या है, तो what we're seeing is a situation where there will be no medical legal evidence to support a victim's case. और पहले जहाँ पे convictions are almost next to impossible, we need to ensure that there's a push for medical examination that happens effectively with a view to generate meaningful evidence in support of a survivor's narrative and case. So it won't be enough now for medical legal personnel to say कि हमें तो मना कर दिया, ये हमने नहीं करना, तो अब हम क्या करें? Which is something that we came to know in our, as Sameer mentioned, that there's this understanding, and Seher also said, that a lot of our, medical legal personnel and staff feel कि और फिर क्या करेंगे? अगर हम ये नहीं करेंगे, तो हम कैसे evidence करेंगे? So there needs to be a serious investment in this sector to build their capacity on और हम क्या करेंगे? और not just कि क्यों ये ज़रूरी है? It's not enough to be hands off, it's not enough to say don't do this. We need to say what needs to be done in order to actively, get to the point where the criminal justice system works for the actual, complainant and survivor. And I think that is where our study, kind of focuses on. कि law जो भी है, we want to assess कि इसकी implementation क्या है और इसके जो gaps हैं, were they sufficiently preempted जब आपने law draft किया? And this is something that we do see is another problem. कि legislative drafting जब होती है, it's usually in response to a public sentiment, a public emergency. लेकिन if you're being really honest about this, if you just look at the extent and range of violence against women, I can't imagine when is a situation where we would say, okay, this is not an urgency. It's a constant emergency, but then some case comes and, as a response, not just in Pakistan, across the world, there is a tough on crime, a quick legislation kind of a solution. But in conceptualization of that, there needs to be enough effort to see कि ये नया law previous के साथ किस तरह interact करता है. Previous अगर implement ही नहीं हो रहा था, एक law को sufficiently internalize करने में भी stakeholders को बहुत time लगता है. अगर 2016 की amendments 2017 तक trial court level तक पहुंची ही नहीं, तो उस अब 2020 में एक नया law आ जाएगा, which is an ordinance, which we still are a bit confused about how it will go forward. लेकिन then they have to update themselves on the new one, and all that in a time जबकि government का कोई उस तरह का framework नहीं है कि ये law की awareness किस तरह से आगे हम करेंगे. I would just also say one more thing. I think we've came across in our interviews and discussions as well, and also in the trial court judgment languages, कि, gender sensitization, gender bias, these are all interpretive terms. कि आप gender sensitization को क्या समझते हैं, कि उसकी क्या definition है? Because a lot of our policies and laws say कि this policy will be implemented in a gender sensitive way. लेकिन जब तक इस पे बकायदा awareness या training या capacity building ना हो कि gender sensitization का मतलब क्या है? Which attitudes would fall into gender bias? Which attitudes would fall into, being more gender sensitive? This is all an interpretive task that requires a lot of kind of attention and a consistent kind of engagement with the stakeholders. The other thing I wanted to point out, which is something that we realized in our study, was कि practical gaps बहुत ज़्यादा थे. अब जैसे 2016 की amendments कहती हैं कि female officer की presence में होगी recording of statement, female officer की presence में होगा, जो भी आपकी medical examination और इस तरह के processes. And now we see, there was also actually a provision in the 2016 amendments which said that in order to cater to the comfort of the complainant, आप उनके घर पे जाके, उनकी residence पे जाके record कर सकते हैं statement. लेकिन in many cases, जब आप rural areas में जाते हैं and you go further off, you see that there are also the real problem of whether or not there are enough female officers present on duty to attend to these kind of cases. और अगर वो नहीं present, तो इसका मतलब है कि आपकी statement recording में delay होगा. इसी तरह medical legal personnel की हम बात करते हैं, तो there are designated spots जो government की institutions होती हैं जहाँ पे you can have a medical legal. लेकिन हमारी research में हमने देखा कि one reason for delay of medical legal examination was the lack of a medical legal officer in place, a female, in many of the rural areas, in many of the remote locations.
और इसमें jurisdictional issues आते हैं. So for example, one case that we've also mentioned in our research is that there was one female a complainant of rape, and she wanted to get her medical legal examination in Hafizabad. लेकिन वहाँ पे medical legal officer नहीं available थी female, तो she contacted the surgeon medical legal Punjab. He said, go to Gujarat के nearest place. गुजरात में गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो jurisdiction आपकी नहीं बनती, आप वापस जाएं. फिर appeal to the surgeon medical legal office. अब इस सारे process में इतना ज़्यादा time गुजर जाता है कि you are not able to, collect meaningful evidence that could have been collected. Meanwhile, I think our medical legal process also needs to be sufficiently cognizant of the realities of rape victims. A lot of people, that were the complainants in our files that we examined were abductees. They are coming back after 15, 20, 50 days. And at that point, the medical legal examination has to kind of adopt a different attitude to be able to generate that evidence. Or similarly, agar hum DNA ki bhi dekhte hain, ab DNA ke upar there was a judgment of the High Court in advance, 2013 ki Salman Akram Raja versus Government of Punjab. Lekin again, we saw that there wasn't enough knowledge of that in the lower judiciary, and again, not enough implementation of it. And then in our cases, only 9%, matlab six cases only had a clear, mention of DNA of the accused. Which is a very low kind of thing. फिर इस तरह से chain of custody को अगर हम देखें, उसमें बहुत issues हैं. There's how do you maintain it, which is very important for medical legal evidence. अब हमने कुछ इस तरह के देखे हैं, like there are some piecemeal initiatives that do take place at the government level for training and capacity building. अब forensic medicine के हवाले से there are some, there is one example that we know that medical legal staff said that we were given, 100 rape kits or so, to kind of update our system. लेकिन क्योंकि उसके साथ कोई consistent engagement और strategy नहीं थी, वो rape kits फिर एक कमरे में ही पड़ी रह गई. Because the local staff doesn't know कि अब हमने उसको कैसे use करना है, उसमें क्या technical material है, उससे कैसे collect करेंगे, preserve कैसे करेंगे, pass on कैसे करेंगे, how do we eliminate, the situation of tampering. So I think that we can have a more detailed discussion on each of the elements of, the provisions or usme kya gaps hain. But very broadly, and I think that is also what our research wanted to highlight sort of as a baseline, कि law की implementation में बहुत gaps hain, and that the law needs to be cognizant of these practical challenges in drafting, but then also to initiate a simultaneous monitoring framework, support framework, that captures training requirements, awareness requirements, resource allocation requirements, and other things. And I think that is also kind of where us as civil society, as lawyers, need to kind of push for implementation if the eventual goal is not just better law, but actually a law that works to provide justice for rape cases. क्योंकि law फिलहाल भी चल नहीं रहा. अगर आप conviction rate देखें तो वो इतना extremely, it's despicable, right? So how do we get to the point where this law works? And I think that is the lens we need to adopt when also viewing how the law is, and to what extent it is better than what it was before. बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, आपने बहुत तफसील से जो बहुत ही क्रिटिकल पहलू हैं रेप की इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के, और ख़ास तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, जो गैप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन में, उनको बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट कर दिया है. और आपकी जो स्टडी है, मेरा ख्याल है कि वो हम सब के लिए लाजिम होनी चाहिए, लॉ कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, टीचर्स के लिए, जजेस के लिए, प्रोसिक्यूटर्स के लिए, in order to understand how the system of investigation and prosecution can be improved and how the law should be understood. So बहुत से सवाल हैं, लेकिन इतना वक्त नहीं होगा कि इस पर एक सैर हासिल किस्म की गुफ्तगू की जा सके. मैं एक सवाल मेरा ख्याल किया जा सकता है. देखें, आपने जो अपनी स्टडी में हाईलाइट किया है, जो प्रोसिक्यूशन, सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन है, उसका रेट बहुत
लो है, और 200 केसेस आपने बताया ना, तकरीबन 6000 के करीब टोटल केसेस में से प्रोसिक्यूट हुए और उसमें कोई सजा हुई। तो ये रेप की जो सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन है, इट इज ए प्रॉब्लम which is which is universal kind. आप यूरोप में देखें, आप अमेरिका में देखें, आप इंडिया में देखें, दूसरी तीसरी दुनिया के ममालिक में भी देखें, तो यही मसला है। क्या आप कोई डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकती हैं, हाईलाइट कर सकती हैं कि अमेरिका में क्यों लो होगा प्रोसिक्यूशन का जो लेवल है, या यूरोप में या इंग्लैंड की अगर मिसाल ले लें, और पाकिस्तान में फर्क क्या है? अंडरस्टैंडिंग में फर्क है, इम्प्लीमेंटेशन गैप है, या कोई और कंसेप्चुअल इश्यूज हैं जो कि which are at work which lead to a lesser degree of successful prosecution in different jurisdictions? I mean, very briefly, this should be a subject of a separate discussion. जी, so असद साहब, आई थिंक अकाउंटेबिलिटी फॉर जेंडर बेस्ड वायलेंस ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। अगर हम इसको डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस में भी देखें तो आई वुडंट से कि कोई भी जुरिस्डिक्शन इसको सफिशिएंटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज कर रही है। इट्स जस्ट कि यू नो द कॉजेज ऑफ दैट might vary, which are, you know, entrenched in different cultural notions. But for example, जैसे आपको महलब ने कहा, sorry if I'm you know saying your name incorrectly, but the colonial origins of the law, you know, that outreach is very, very broad. But what happens is that there is, you know, insufficient recognition that this law is not you know, internal to us. अगर हम इसको रेप के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर हम इसको ब्लास्फेमी के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर प्रोवोकेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो the original provisions that have been built upon in Pakistan's context all originate from the colonial law. लेकिन वो उसकी आइडेंटिटी नेशनल डिस्कोर्स में अब नहीं उस तरह से आती। अब हमने उन सब लॉज की ओनरशिप इस तरह से ले ली है जैसे हमारे खुद के कल्चर में ये इंटरनली हमेशा से था, सच दैट उन्होंने अपने लॉज बदल लिए हैं पर हम we are like bent on it. So I think this is a problem of research, advocacy, and kind of really bringing out there that this is not ours, this is theirs, and this is how it came to us, you know. So we can kind of inbuilt this in our larger advocacy against, you know, colonial structures and all. Lekin I think that Pakistan, one of the things that I think, and I would say some positive things are happening. So for example, जब हम ये research कर रहे थे, तो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के तब थे लेट अब्दुल कारी बारी साहब, you also know him, and he was heading you know, he provided a lot of support to us in terms of getting data. यहाँ पे तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आप लॉ की इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटर करना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन वो मिलेगी कहाँ से, आपको रियल ट्रायल कोर्ट की फाइल्स कहाँ से मिलेंगी, और फिर आप उसको एनालाइज करें. तो आई थिंक देयर हैज बीन सम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दैट वी नीड टू बिल्ड अपॉन that will reflect positively in our context. So each institution having its own monitoring cell, जैसे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का था कि वो रिकॉर्ड करें कि रॉबरी के केसेस में कन्विक्शंस इसलिए हो रही हैं, इस केस में इसलिए हो रही हैं. One of the key problems that I think we do have, and perhaps more than in other jurisdictions, although like I said, it's the same in it's just a matter of degree, is underreporting. Underreporting of rape is one huge issue. जो भी अभी आपकी data है that does not reflect the reality of actual rape cases. Most of them will go to, you know, police stations, and criminal justice stakeholders do have notions of what amounts to a real rape case versus a non-real one. And that is something that we saw in police. We saw the same ideas in the medical legal personnel कि ये तो नहीं है rape. अगर ये रेप होता तो फिर ये वाले एस्पेक्ट्स होते इस विक्टिम के, you know. तो a lot of them are not able to sufficiently or comfortably or with dignity and respect enter the criminal justice system process, you know, with a view. So this is something that we need to work on, and there are some developments, but still I think the other thing I want to highlight perhaps, and maybe I'm not fully answering your question because of the breadth of it, is that जब हम कोई भी changes लाते हैं, and I think they're important, जैसे special courts हैं, या special violence centers हैं, या gender sensitive police stations हैं that often happen with collaboration with development stakeholders and others. They're all positive developments, but as affirmative action.
matlab, as not an end goal in itself. The goal is not to create some safe spaces for women. The goal is to create all spaces that are safe for women. So the mainstream criminal justice system has to respond to women. That is the trial court of every jurisdiction, every district, rather than the special court, which is only available in some places right now. And so when we look at our goals, it's very important to kind of categorize कि वो goal क्या हमारा short term है, ये law क्या short term goal achieve करेगा, क्या इस gap को address करेगा, या this is in furtherance with our larger goal. And so then we can track our progress a bit better. But I think there is a need at this stage, is something that I identified, and kind of my colleagues and I have been working on this, is really to look at primary data, primary sources to see कि practical gaps क्या हैं, and where can we have a conversation that makes sense to all the stakeholders, understanding कि उनकी limitations क्या हैं, and what is it that prevents them from understanding, these essential notions that we think, are absolutely, kind of self-evident, so to speak. So very briefly this, apologies that I may not have fully covered your question, but hopefully Sara can add to that as well. ضرور نہیں, لیکن میرا خیال ہے آپ نے بہت تفصیلی بات کر دی اور وہ تمام بنیادی جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی تو کر دی ہے. یہ ضرور یہ ٹھیک ہے کہ 2016 میں بھی جو ترامیم متعارف کروائی گئی اور اب جو تجویز کی جا رہی ہیں ان میں کچھ اچھی ترامیم ہیں, اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ریپ سے متعلق, سیکشول اسالٹ, سیکشول اوفینسز سے متعلق ہماری انڈرسٹینڈنگ پہلے سے بڑھ رہی ہے. اور اب آج جو گفتگو ہوئی ہے, جیسے محلب نے جو بات چیت کی ہے, اس سے پہلے جو لاہور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ ہے, یہ سب پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. اور یقیناً پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور پولیس میں بھی کہیں نہ کہیں صورتحال بدل رہی ہے, انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو رہی ہے, لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پروسیس ابھی بہت سلو ہے, اس کو تیز تر ہونا چاہیے. کچھ کنسیپچول ایشوز جو ہیں وہ رہتے ہیں, بڑے مسائل ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ڈرافٹ آرڈیننسز ہیں, ان کو پڑھ کے بھی بہت سیریس ایشوز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. یہ کہنا کہ 17ویں گریڈ کا آفیسر انویسٹیگیشن کرے گا تو ریپ کی جو انویسٹیگیشن ہے, پروسیکیوشن, وہ بہتر ہو جائے گی, یعنی ظاہر ہے اسی لیے اس قسم کی ترمیم تجویز کی جا رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مس ڈائریکٹڈ ہے. جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ ہیومن ریسورس اویلیبل نہیں ہے گراس روٹ لیول پر, رپورٹنگ کیسے کی جائے, انویسٹیگیشن میں تاخیر ہوتی ہے, ایون the medical legal resources are not available, یہ تو بڑی سیریس ڈائمینشنز ہیں. تو ایک 17ویں گریڈ کا جو آفیسر ہے وہ ان مسائل کو کیسے حل کر سکتا ہے, اور کتنے 17ویں گریڈ کے پولیس آفیسرز ہمارے پاس ہوتے ہیں جو ہر ایک کیس کو توجہ دے سکیں گے. تو میرا خیال ہے کہ کچھ بنیادی نوعیت کے مسائل ہیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو سمجھا نہیں جاتا, یعنی ان ڈرافٹس کو پڑھ کر, جیسے کہ آپ نے لیجسلیٹو ڈرافٹنگ کی بات کی اور آپ کا شعبہ بھی ہے, اس پر آپ نے کام بھی کیا ہوا ہے, کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بنیادی کام, گراؤنڈ ورک نہیں کیا جاتا اور ایک چھلانگ لگائی جاتی ہے مورل پینک کے ایک کانٹیکسٹ میں, اور پھر نئے قوانین آ جاتے ہیں جس میں سخت تر سزائیں ہوتی ہیں اور بڑے بڑے دعوے جو ہیں وہ ڈرافٹ میں شامل کر لیے جاتے ہیں. لیکن وہ ہوتا یہی ہے کہ 2016 میں قانون آیا, 2018 میں بھی اس کا ججوں کو, پروسیکیوٹرز کو پتہ ہی نہیں, وکلا کو بھی نہیں پتہ. سو میں سارا ملکانی کی طرف بڑھوں گا اور ان سے یہ میرا سوال ہے. سارا, ہم نے آپ تک آنے میں بہت تاخیر کر دی, امید ہے کہ آپ ابھی تک مایوس نہیں ہوں گی. میرا یہ سوال ہے کہ are we on the right course, are we on the right path with these ordinances with us? Do they propose the right kind of remedial measures for the improvement of investigation and prosecution of rape? Thank you اسد. اور میں بالکل بھی مایوس نہیں ہوئی بلکہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. سو آئی ایم ویری پلیزڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس پینل. تو جہاں تک آرڈیننسز کا سوال ہے اسد, سب سے پہلے تو ہمیں یہ ریکگنائز کرنا چاہیے کہ
ये जो हम जेंडर बेस्ड वायलेंस देख रहे हैं हमारे मुआशरे में, और ख़ास तौर पे जब हमने लाहौर में जो पिछले साल सितंबर में लाहौर के पास मोटरवे में जो रेप हुआ था, उसके बाद एक सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट हुए और बहुत आवाज़ें जागी, तो हमको क्रेडिट देना चाहिए कि एक मूवमेंट ऑब्वियसली मुसलसल चला जा रहा है और वो मजबूत होता जा रहा है, और वो जो प्रेशर है वो जो हमारी जो स्टेट है, जो रियासत है, वो उसको महसूस कर रही है, और इसी वजह से वो इस तरह कवानीन के ज़रिए रिस्पॉन्ड कर रही है। जो 2016 में जो अमेंडमेंट्स हुए और अभी जो हम 2020 ऑर्डिनेंसेस देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि जो प्रेशर है और जो जनरल जो अवेयरनेस और जो सोशल इम्पैक्ट हो रहा है अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, अगेंस्ट पेट्रियार्कल वायलेंस, वो जो हमारी रियासत है वो सुन रही है और वो रिस्पॉन्ड करने का प्रेशर आ रहा है। लेकिन ऑब्वियसली सवाल है कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड कर रही है और क्या ये मुनासिब रिस्पॉन्स है। अब सबसे पहले तो ये जो दो, आई थिंक एक सवाल उठता है कि ऑर्डिनेंसेस इसमें क्यों प्रोमलगेट करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि टिपिकली तो कवानीन होते हैं वो एक्ट के फॉर्म में होते हैं, वो पार्लियामेंट पास करती है, उसमें एक जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो डिबेट करते हैं। तो आइडियली जो कवानीन पास होंगे, अगर हम इस रेप और जेंडर बेस्ड वायलेंस के इस सिलसिले में लेजिस्लेटिव रिफॉर्म करना चाहेंगे, तो आइडियली जो कवानीन पास होंगे उनको जो हमारा जो रेगुलर लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उन इसी तरीके से पास होने चाहिए, तब हमारे इम्प्लीमेंटेशन के चांसेस शायद ज़्यादा बेहतर हों। तो सबसे पहले तो ये सवाल होता है कि ऑर्डिनेंसेस शायद इस सिचुएशन में आइडियल अव्वल तो है ही नहीं। दूसरा जो हमने देखा, इसमें फातिमा ने भी इसमें जिक्र किया कि जो ऑर्डिनेंस का जो ऑर्डिनेंस है विच इज़ स्पेशली फोकस्ड ऑन ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ रेप, उसमें उन्होंने काफ़ी स्पेशल प्रोसीजर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं स्पेसिफिकली टू डील विद जेंडर बेस्ड वायलेंस केसेस, और इसमें स्पेशल कोर्ट्स हैं और स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स का भी इसमें, और एंटी रेप क्राइसिस सेल्स, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है उसमें जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम विच विल बी लेड बाय डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, उसका भी इसमें तस्वुर किया गया है। तो एक ये जो कंसेप्शन ऑब्वियसली ये है कि जो रेप है इन अ सेंस, इसका अजम्पशन है कि जो रेप है वो जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो रिस्पांस होगा वो एक हमारा जो रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो रेगुलर प्रोसीजर्स हैं, जो रेगुलर कोर्ट्स हैं, एक अजम्पशन है कि वो शायद इन क्राइम से सही तरह से को एड्रेस नहीं कर सकते, सही तरह से उनको डील नहीं कर सकते, और ये एक कोशिश हमें नजर आती है कि रेप को, जेंडर बेस्ड वायलेंस को एक अलग सा दायरा दिया जाए। तो आई थिंक इस बात पे बहस होनी चाहिए कि जो हम स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स की तरफ जो जा रहे हैं, और जो इस गवर्नमेंट का ये एक अजम्पशन है कि हमें स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, क्या हमें इस रोड जाना चाहिए, क्या हमें इस तरफ जाना चाहिए, या हमें यहाँ पर जाना चाहिए कि जो हमारे जो जनरल सिस्टम है, जो हमारे ओवरऑल कोर्ट्स हैं, उनको हमें जेंडर सेंसिटिव बनाना चाहिए, जो हमारी जो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन है, जो हमारी रेगुलर कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है, उसी को हमको इतना मजबूत बनाना चाहिए कि वो सारे हर किस्म के क्राइम्स इंक्लूडिंग रेप, इंक्लूडिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस क्राइम को डील करने में बेहतर हो। तो आई थिंक एक ये इशू है, और हम अगर हमारा एक्सपीरियंस देखें स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स का, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है जब ये स्पेशल कोर्ट्स या कि जेंडर कोर्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो अगर हम पीछे सोच के देखें कि क्या हमारा एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा है, क्या हमारा एक्सपीरियंस इफेक्टिव रहा है, तो मेरे they have not really been particularly effective to justify their use. कुछ टाइम पहले यहाँ पर सिंध में जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट नोटिफाई हुए थे, जितने नोटिफाई हुए थे उसमें से आई थिंक सिर्फ एक आध फंक्शनल थे, और जो फंक्शनल थे वहाँ पर भी कोई एविडेंस नहीं था कि परफॉर्मेंस वाज सब्सटैंशियली बेटर। सो दिस इज बेस्ड ऑन एनेक्डोटल एक्सपीरियंस, बिकॉज अगेन एज फार एज आई एम अवेयर इसकी कोई सिस्टमैटिक मॉनिटरिंग नहीं की गई। लेकिन कहने का ये मकसद है कि पहले भी हमने देखा है कि ये अटेम्प्ट्स आए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं स्पेशलाइज्ड सिस्टम्स
को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन पहले ये इफेक्टिव इतने नहीं रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब ये इफेक्टिव क्यों रहेंगे। अब एंटी रेप क्राइसिस सेल्स का भी तस्वुर किया गया है, इसमें फातिमा ने जिक्र किया, आपने भी जिक्र किया कि इसमें ये एंटी रेप क्राइसिस सेल्स का मतलब है कि मेडिको लीगल एग्जामिनेशन और फोरेंसिक एग्जामिनेशन यहाँ पर फैसिलिटेट की जाए। लेकिन ऑब्वियसली जब कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमें पता है कि मेडिको लीगल एग्जामिनर्स हैं ही नहीं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और जो मेडिको लीगल एग्जामिनर्स हैं उनको सही से इक्विपमेंट नहीं दिया जाता या उनकी सही से ट्रेनिंग नहीं की जाती, तो फिर अगेन एंटी रेप क्राइसिस सेल्स की भी इफेक्टिवनेस का एक इशू, बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाता है। तो आई थिंक ये हमें, और ये जो इन्होंने जो JIT का तस्वुर किया है कि जो एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम होगी जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, अगेन सवाल उठता है कि क्यों हमें ये लगता है कि जो रेप के जो केसेस हैं उनके लिए हमको हमारा जो इन्वेस्टिगेशन सिस्टम है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है और जो हमारे बहुत ही एक्सटेंसिव पुलिस रूल्स हैं उसमें दिया गया है। आई थिंक एक तो कुछ एक रैशनल होना चाहिए कि इससे हटने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है। ऑब्वियसली ज़रूरत पर शायद हमें लगता है कि इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो रेप इन्वेस्टिगेशन बहुत पुअर है और कन्विक्शन भी बहुत पुअर है। लेकिन इससे फिर ये हमें क्यों एविडेंस हमारे पास क्या है, जैसे आपने कहा कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टीम लीड करेगा तो उससे इन्वेस्टिगेशन क्यों बेहतर हो जाएगी। आपको जो हमारा सिस्टम है, ऑब्वियसली जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की होते हैं या जो ग्रेड 17 के ऑफिसर्स होते हैं उनका ज़्यादातर एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल होता है। ऑन अ डेली कोर्स ऑफ बिजनेस दे आर जनरली नॉट इन्वॉल्व्ड विद इन्वेस्टिगेशन इन एनी इवेंट। तो इन एनी इवेंट जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, ही इज़ इन द बेस्ट पोजिशन to investigate. So instead of understanding why it is that at the investigating officer level there are so many deficiencies, we need to understand that and we need to resolve that problem, as I think Fatma also alluded to, as opposed to creating a new responsibility on a district police officer. तो ये सब जो indications हैं कि एक almost one on the one hand a desperate attempt, but also on the other hand maybe almost a cosmetic attempt कि हम किसी तरह से procedures को change कर लें या बदलें क्योंकि हमें पता है कि एक implementation problem है। लेकिन अगर हम seriously implementation problem solve करना चाहें तो I think वो हमें देखना पड़ेगा कि actually कहाँ पर रुकावटें हैं और जो रेप विक्टिम्स हैं, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस विक्टिम्स हैं, उनको किस किस लेवल पर इन एक्चुअलिटी रुकावटों और ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ रहा है। तो जो फातिमा ने अलूड किया, जो उनकी स्टडी थी लोधरान में, वो जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ पर कोर्ट में कराची में, वो काफ़ी मैच करते हैं, काफ़ी ओवरलैप करते हैं। So I think in no means is Lodhran an isolated case. मतलब अगर हम ये देखें कि फॉर एग्जांपल एक बेसिक प्रॉब्लम होती है FIR रजिस्ट्रेशन। ये जो FIR रजिस्टर करने में एक प्रॉब्लम होती है कि जुरिस्डिक्शन का जो इशू पड़ता है, कि मैंने जो केसेस देखे हैं कि एक थाने में जुरिस्डिक्शन ही डिटर्मिन करने में 1-2 दिन लग जाते हैं कम से कम इन मैनी केसेस। तो उन केसेस में अब आप ये सोच रहे हैं कि फिर मेडिको लीगल एग्जामिनेशन और ये सब कुछ और एविडेंस कलेक्ट करना, तो ऑब्वियसली उस पॉइंट में उसकी पूरी पर्पस ही कम हो जाती है, ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। यहाँ पर भी हमने देखा है कराची में सिविल हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में भी जो मेडिको लीगल ऑफिसर्स हैं उनकी ना तो सही से पूरी तरह से ट्रेनिंग होती है, इन मेनी केसेस दे डोंट हैव प्रॉपर इक्विपमेंट। और जो बहुत बड़ा इशू है, और आई थिंक जो फातिमा की जो स्टडी में जो उनकी जो फाइंडिंग है कि कन्विक्शन ऑफन डज नॉट हैपन बिकॉज द विटनेसेस देमसेल्व्स रिजाइल। और इसका आई थिंक एक बहुत बड़ी वजह ये होती है कि जो इन्वेस्टिगेशन और जो ट्रायल का प्रोसीजर होता है वो इतना लंबा चला जाता है और उसमें इतना मतलब द पर्सन हैज़ टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, रिपीटेडली कम फॉर कोर्ट हियरिंग्स। और इसके दौरान हमने ये भी देखा है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो जो रेप केसेस, जो रेप विक्टिम से की मेरी भी रिप्रेजेंटेशन होती है, एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, अ फ्यू वीक्स मंथ्स इनटू द प्रोसेस, जब वो देखते हैं कि अभी तो कोई सामने कन्विक्शन या जस्टिस का हमें कोई वो नज़र नहीं आ रहा, तो वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, और उनको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और पुलिस भी यही इनकरेज करती है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की जाए।
तो ये सब हैं इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन ओवरऑल भी मैं एक बात करना चाहूँगी असद के, जो हम ये कवानीन करते हैं तो शायद हमें ये भी समझना चाहिए कि रेप किस किस्म का हो रहा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस दैट इज़ हैपनिंग। हमारी ये अजम्पशन नहीं होनी चाहिए कि जो ज़्यादातर रेप है या जो वाहिद रेप होता है वो एक स्ट्रेंजर रेप होता है, या जो किसी को अगवा कर लिया गया और वहाँ पर उसका रेप हुआ. Those are most of the cases that are actually making their way to courts. But we know all around the world that most cases of rape and sexual abuse and sexual violence happen by a person who is well known to the victim, is related to the victim, is well known to the victim. तो जिसको हम कहते हैं quote unquote stranger rape cases, वो actually minority के cases होते हैं. जो इस किस्म के केसेस होते हैं उसमें कई बार जो लोग होते हैं वो इतने ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं कि कई दिन लग जाते हैं उनको रिपोर्ट करने में. वो ये चीज़ काफ़ी अरसे तक भी, महीनों तक, कभी कभी हफ्तों महीनों तक फेस कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर इससे पहले कि वो जाएं उसमें बहुत टाइम गुजर जाता है. तो इन केसेस में, इन many rape cases that happen, the whole purpose of a forensic or a medical examination is not going to be that probative anyway. तो हमारा जो बहुत ज़्यादा जो emphasis होता है in any event on these forms, हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमें जो इन्वेस्टिगेशन और जो प्रोसिक्यूशन का जो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस है, क्या ये एक्चुअली मुनासिब है, और क्या जो हमें शायद प्रिवेंशन के बारे में भी सोचना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि जो मुख्तलिफ किस्म की सेक्शुअल अब्यूज़ होती है उनको सही तरह से टैकल करने के क्या मीन्स हैं. और आपने भी इसका जिक्र किया था असद कि ये सिर्फ ऑब्वियसली पाकिस्तान का मसला नहीं है. जो जेंडर बेस्ड वायलेंस की अकाउंटेबिलिटी है, जो रेप कन्विक्शंस हैं, वो दुनिया भर में बहुत लो हैं. वो जुरिस्डिक्शंस जहाँ पर जनरली शायद क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे सिस्टम से बेहतर हो, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि रेप के कन्विक्शन बहुत लो है. और मैं ये समझती हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें इस assumption को भी एग्जामिन करना चाहिए कि क्या is the criminal justice system and the criminal process always the best way to address instances of gender-based violence and rape. ये काफ़ी डिबेट और ममालिक में भी की जा रही है कि वाहिद ऑप्शन क्रिमिनल जस्टिस का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें इनहेरेंट मसले इतने ज़्यादा हैं और उनमें इनहेरेंट ऑब्स्टिकल्स इतने ज़्यादा हैं कि शायद वो कंड्यूसिव ना हो to addressing and to giving justice to victims of gender-based violence. तो जो और किस्म के जो एक restorative justice जो mechanisms हैं, जो कि criminal justice से हट के एक मुख्तलिफ किस्म के reparations available options होते हैं victims को, वो उनके सामने पेश करते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस पे आप शायद मुख्तलिफ पैनल्स, कई पैनल्स कर सकते हैं. लेकिन मेरे ये कहने का मकसद है कि हमें शायद जब हम रेप और जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में गुफ्तगू और बहस भी करें तो हमें अपना लेंस भी शायद थोड़ा ब्रॉड रखना चाहिए और सिर्फ इन पनिशमेंट और कन्विक्शन तक महदूद शायद नहीं रखना चाहिए. बहुत शुक्रिया सारा. बहुत आपने तफसीलन बहुत ही अहम पहलू जो हैं वो उजागर कर दिए हैं, और ख़ास तौर पे जो आखिर में आप बात कर रही हैं कि हमारा लेंस किस किस्म का होना चाहिए इस सारे मसले को देखने और समझने के लिए, ये भी बहुत अहम है. और ये मुतबादल जो हमारे पास निज़ाम नहीं है, शायद वो एक बहुत बड़ी वजह है कि किसी भी किस्म की कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही. जो मौजूदा जो निज़ाम इंसाफ है, फौजदारी निज़ाम इंसाफ, ये मर्दों का बनाया हुआ है और मर्दों की ही अकाउंटेबिलिटी के लिए आप अदालतों में जाते हैं. तो इनहेरेंट फ्लॉज तो बहुत वाज़ेह तौर पर हमें नजर आते हैं जब हम उस सिस्टम में काम करते हैं. प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेशन स्टेज से लेके तो प्रोसिक्यूशन और फिर उसके बाद जजों के सामने जहां पेश हुआ जाता है, वो सब हमें नजर आ रहा होता है कि कहाँ जो मसाइल हैं और किस तरह से तासुब जो है वो किसी भी केस को एक खास डायरेक्शन दे देता है. यकीनन तो ये बहुत से इश्यूज हैं. अब उस पर तो बहस बहुत लंबी है
ایک سوال جو میں نے آپ سے کے ساتھ گفتگو میں اٹھایا ابھی جو بات کی کہ کس طرح سے ہم آگے بڑھیں، اور اس کا کچھ ہمیں جواب تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ متبادل جو نظام ہیں وہ اس پر بہت سی بحث کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سمجھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں اور کیا کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی بحث مباحثے ہو رہے ہیں، اسکالرشپ کیا جنریٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک لمبی بات ہے، لیکن میرا خیال ہے کچھ بنیادی نوعیت کے جو کام ہیں وہ حکومت کو، ریاست کو کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ مثال کے طور پر جیسے فاطمہ آپ نے جو لیجسلیٹو ڈرافٹنگ کی بات کی ہے، تو بنیادی کام تو حکومت کرے نا، پہلے قوانین میں ترامیم تجویز کرنے سے پہلے کوئی وائٹ پیپر شائع ہونا چاہیے، کوئی براڈ بیسڈ کنسلٹیشن، مشاورت ہو جس سے کہ پتہ چلے کہ لوگ سوچ کیا رہے ہیں اور کس قسم کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ معاملہ اگلے 6 مہینے میں مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے یہ 6 سال میں بھی حل نہیں ہوگا، اس پر 10 سال 20 سال 30 سال بہت زیادہ محنت کریں گے، اس کے بعد ہمیں نتائج نکلنے نظر آئیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ترامیم تجویز کی جا رہی ہیں، جو پریشر بلڈ اپ ہوا ہے پچھلے سال ایک بہت ہی گھراؤنے جرم واقعے کے بعد، وہ ہے تو ڈائریکشن تو بنیادی طور پر اس کی ٹھیک ہے، لیکن اس پریشر کے نتیجے میں ہم کرتے کیا ہیں، وہ کیا ڈائریکشن لے گا، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ اور کچھ میرا خیال ہے سوالات ایسے ہیں جس پر کہ سب سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور ریاست کو اور جو سول سوسائٹی ایکٹرز ہیں، تنظیمیں ہیں، وکلا ہیں، لیکن وکلا سے زیادہ محلب آپ جیسے ریسرچرز اور فاطمہ نے جیسی ریسرچ کی ہوئی ہے، اور جو آپ جو اصل میں جو کیسز کر رہے ہوتے ہیں عدالتوں میں، ان لوگوں کا انپٹ بہت ضروری ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ گفتگو تو ہماری جاری شاید اگلے 2 گھنٹے رہ سکتی ہے، بہت سوالات ہیں، اور یقیناً جو دوست ہمارے ساتھ اس وقت اس ویبینار میں شامل ہیں ان کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات ہوں گے، لیکن آج کی اس بحث کو اگر ہم یہیں پر کنکلوڈ کر دیں، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم دوبارہ کچھ وقت میں کچھ بہتر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ مسائل کی دوبارہ ملیں گے، اور اس دوران ہم لکھیں گے بھی، اور حکومت کو بھی ان کی حکومتی حلقوں کی بھی اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کریں گے کہ جو معاملہ جتنی آسانی سے وہ سمجھتے ہیں کہ حل کیا جا سکتا ہے، وہ اتنی آسانی سے حل ہوگا نہیں، اور قوانین کو تبدیل کرنے سے پہلے ان کے بارے میں سوچنا ضروری ہے، اور جو مسائل ہیں گراؤنڈ پر جن کے بارے میں کچھ کام تو ہو چکا ہے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں، اس لٹریچر کو، اس تحقیق کو تو سمجھ لیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہاف ہارٹیڈلی ہم اٹیمپٹس کرتے رہیں اور 10-20 سال کے بعد بھی ہم یہی کہہ رہے ہوں کہ بات آگے نہیں بڑھ رہی۔ تو اس کے ساتھ اگر میں کنکلوڈ کر دوں اور ختم، ہم ایک یہ تہیہ کر کے کہ ہم ایک مزید گفتگو کریں گے انہی قوانین سے متعلق آج سے 4 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد، اور کچھ اور اسپیسیفک ایشوز پر ہم گفتگو کر لیں۔ مثال کے طور پر وٹنس پروٹیکشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے، وہ بڑا ہی سطحی قسم کا مجھے محسوس ہوتا ہے ان قوانین میں متعارف کروایا جا رہا ہے۔ جو ریزائل کرتے ہیں وٹنسز، یا جو کمپلیننٹ بھی ریزائل کرتے ہیں اور آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے، یہ سارا بھی تو اس وٹنس پروٹیکشن سسٹم کے اندر یہ ان معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ نہ محسوس ہو کہ وہ ہراساں ہو رہے ہوں اس نظام میں، تبھی تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے کہ ریزائل کر جاتے ہیں۔ فاطمہ کی اسٹڈی میں میرا خیال ہے وٹنس ریزائل جو ہے وہ سب سے اہم بڑا جو ہے وہ ایشو ہے۔ سو اگر کوئی اور سوال ہو، کوئی آپ سمجھتے ہو کہ اس وقت کوئی بات ہونی چاہیے، ہمارے پینلسٹ اگر یہ سمجھتے ہو تو اس پر ہم مزید کچھ دیر بات کر لیتے ہیں، لیکن ادروائز ہم اس کو یہیں پر اختتام کر سکتے ہیں۔
میں اس وقت یہ چیٹ باکس میں بھی کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا سوال ہے جس پر کہ ہمیں فوری طور پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت بہت شکریہ آپ سب کا. سارا، فاطمہ، محلب، سمیر اور سحر، بہت ہی اچھی انلائٹننگ گفتگو رہی. میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں جو لوگ ہم اس ریکارڈنگ کو پبلک اسفیئر میں رکھیں گے اور امید ہے کہ یہ گفتگو سنی جائے گی اور اس پر جو ایشوز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے ان پر مزید بحث جاری رہے گی. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. انشاءاللہ جلد دوبارہ ملاقات ہوگی.